बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.4 यानी कि इस चैप्टर की सबसे आसान एक्सरसाइज 7.4। बिलीव मी, अगर आप लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट बहुत तसल्ली से आराम से समझ लिए तो ये एक्सरसाइज बहुत बहुत आसान होने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है और बहुत इजी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में एक्चुअली हम बायनॉमियल थ्योरम की एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चंस इंक्लूड हैं उनका टॉपिक है साइक्लिसिटी ऑफ ए नंबर। अब ये साइक्लिसिटी ऑफ नंबर जो है वो नंबर थ्योरी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ये नंबर थ्योरी क्या है? नंबर थ्योरी एक्चुअली प्योर मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम इंटीजर्स या अरिथमेटिक फंक्शंस के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम कब इस्तेमाल करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इस तरह से नंबर हो, ठीक है, जिनकी बहुत बड़ी पावर हो, तो हम इनको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हमें इनका सोल्यूशन नहीं चाहिए। हमें सिर्फ ये देखना है कि जब हम इनको सॉल्व करें और जो भी आंसर हमारे पास आएगा उसका लास्ट डिजिट या यूनिट नंबर क्या होगा, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस साइक्लिसिटी ऑफ ए नंबर के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेते हैं। अभी हम क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करने लगे हैं तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको समझाती हूँ कि एक्चुअली हम किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे। देखिए, हमारे पास जो बेसिक नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होकर 9 तक जाते हैं। अभी हमें इन बेसिक नंबर की साइक्लिसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं 2 की साइक्लिसिटी को डिस्कस करती हूँ। 2 की हमने पावर लेनी शुरू करनी है। 2 की पावर 1 2 के इक्वल है, इसी तरह से 2 की पावर 2 4 के, और फिर इस तरह से 8 के, और 16, फिर 32, 64, 128 एंड 256, ठीक है। यानी कि मैंने 2 की पावर 8 तक लिया तो मेरे पास 256 तक वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हमने लास्ट डिजिट को देखना है। यहाँ पे आप याद रखें कि लास्ट डिजिट का मतलब है यूनिट डिजिट। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक नंबर है 234, तो उसकी यूनिट प्लेस 4 होगी, और टेंस प्लेस पे 3 होगा, और 100 प्लेस पे ये 2 होगा। तो अब ये जो एक्चुअली यूनिट डिजिट है, अगर हम इसे देखें तो 234 का ये लास्ट डिजिट बनता है, ठीक है। अब अगर हम लास्ट डिजिट की बात करें तो आप समझ लीजिएगा हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, दोनों चीज़ एक ही है। तो अब हम कर रहे थे बात लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट की। तो अब देखें, अगर हमने 1 पावर ली तो हमारे पास 2 आया, फिर जब हमने पावर 2 ली तो 4, फिर 3 पावर ली तो 8, और 4 पावर ली तो 16। अब हमने इनकी यूनिट प्लेस देखनी है, तो हमारे पास ये पैटर्न बन गया है 2, 4, 8 एंड 6 का। अब अगर हम दोबारा से जब हम 2 की पावर 5 लें, 6 लें, 7 लें, 8 लें, तो हमारे पास ये नंबर आते हैं। अब हम अगर इनकी भी यूनिट प्लेस देखें तो ये देखें सेम पैटर्न है 2, 4, 8 एंड 6 का। यानी कि फिर साइक्लिसिटी क्या हुआ? साइक्लिसिटी लास्ट डिजिट के रिपीट होने के पैटर्न को कहते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर 4 पावर्स के बाद ये जो साइकिल है दोबारा से रिपीट हुआ है 2, 4, 8, 6। तो इस वजह से इस नंबर की साइक्लिसिटी जो है वो 4 होगी। अब आपने मेरी बात गौर से समझनी है। देखिए, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि 2 की साइक्लिसिटी 4 है, तो इस साइक्लिसिटी में जो फर्स्ट टर्म आएगी वो 2 आएगी, और लास्ट टर्म जो आएगी 6 आएगी। इसके बाद ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा और दोबारा से फिर रिपीट होगा, यानी कि ये साइकिल फिर इस तरह से रिपीट होता जाता है। अब हम यहाँ पर 3 की साइक्लिसिटी को चेक करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर 8 तक वैल्यूज़ ली हैं। 3 की पावर 1 3 के इक्वल है, 3 की पावर 2 जो है 9 के। इसी तरह से हम सॉल्व करते जाएंगे तो आखिर पे हमारी ये वैल्यू आती है। अब हम इसमें लास्ट डिजिट जो एक्चुअली यूनिट डिजिट है उसको चेक करते जाते हैं। तो ये देखिए, ये वाला पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे भी हम यूनिट डिजिट को देखें तो ये वाला पैटर्न बन रहा है, यानी कि फिर 3 की साइक्लिसिटी भी 4 हो गई। तो इस साइकिल की पहली टर्म 3 है और लास्ट टर्म जो है 1 है। फिर दोबारा से ये साइकिल रिपीट हो रहा है। फिर फर्स्ट टर्म सेकंड साइकिल की 3 है और लास्ट टर्म 1 है। और इसी तरह से अगर हम फर्दर कंटिन्यू कर लें 3 की पावर 9 से फर्दर 3 की पावर 12 तक वैल्यूज़ लें, तो भी आप देखें कि लास्ट डिजिट यानी कि जो यूनिट डिजिट होगा वो सेम ही होगा 3971। तो इससे साबित हुआ कि ये वाला जो लास्ट डिजिट वाला साइकिल है वो रिपीट होता जाता है। हम यहाँ पे 4 की साइक्लिसिटी देखते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 के 16। तो अब इसमें यूनिट डिजिट देखें या लास्ट डिजिट देखें, 4 6 आ रहे हैं, फिर दोबारा से 4 6 वाला साइकिल जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इसकी साइक्लिसिटी जो है वो 2 है। लेकिन 5 में देखिए, 5 1 सा 5, 5 के 25, यानी कि इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसमें भी यूनिट डिजिट 5 है, इससे 5 क्यूब में भी यूनिट डिजिट 5 है, यानी कि लास्ट एलिमेंट जो है वो 5 ही आ रहा है। तो इसकी साइक्लिसिटी फिर 1 होगी।
क्योंकि 1 कब होगा, जब एक ही डिजिट बार बार आता जाएगा तो फिर उसकी साइक्लिसिटी 1 होगी। इस तरह 1 की साइक्लिसिटी भी 1 ही है। 1 का स्क्वायर लें, 1 की पावर 1 लें, 1 की पावर 4 लें, आपके पास 1 ही आता है। तो इस वजह से इसकी साइक्लिसिटी भी 1 की 1 ही होगी। यहाँ पर देखें 6 की साइक्लिसिटी क्या है, 6 की पावर 1 लें तब भी यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, 6 की पावर 2 लें तब भी यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, 6 की पावर 3 लें, 6 की पावर 4 लें, हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। तो इसका मतलब है इसकी साइक्लिसिटी भी 1 है। अब 7 की साइक्लिसिटी देखें तो इसके यूनिट डिजिट ये वाले आ रहे हैं 7 9 3 1। इसके बाद दोबारा से 7 आ गया, ठीक है। इसका साइकिल जो है वो 7 से स्टार्ट हो रहा है और 1 पर जाकर इनके इसका साइकिल कंप्लीट हो रहा है। इसकी साइक्लिसिटी 4 है 7 की, और फिर दोबारा से साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो फिर 7 से स्टार्ट होगा तो ऑब्वियसली 7 की पावर 6 का लास्ट डिजिट क्या होगा, 9। 7 की पावर 7 का लास्ट डिजिट होगा 3, और 7 की पावर 8 का लास्ट डिजिट फिर 1 होगा, ठीक है। इस तरह 8 की साइक्लिसिटी भी 4 है। ये देखिए इसके यूनिट डिजिट को देखिए, यानी कि लास्ट डिजिट को देखिए, तो 8 4 2 6, और फिर दोबारा से यहाँ से 8 से ये साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 की पावर 5 अगर हम लेंगे तो लास्ट डिजिट यहाँ 4 आएगा। 8 की पावर 6 लेंगे, लास्ट डिजिट 2 आएगा। 8 की पावर 7 लेंगे तो लास्ट डिजिट 6 आएगा। ये आपने खुद चेक करके अब देखना है क्या वाकई ये डिजिट आ रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 8 की साइक्लिसिटी भी 4 हो गई है। 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, इसके बाद फिर ये इसके लास्ट डिजिट जो है वो दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे 9 को देखें, 9 1 से 9, 9 स्क्वायर सा 81। तो यहाँ पे इसकी साइक्लिसिटी जो है वो 2 है, क्योंकि इसके बाद फिर लास्ट डिजिट जो हैं दोबारा रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये मैंने टेबल बना दिया है जिसमें डिजिट के अकॉर्डिंगली उसकी साइक्लिसिटी को मैंने लिख दिया है। जैसे 0 की साइक्लिसिटी 1 है, आपको पता है 0 की पावर 1 लें तब भी 0, 0 की पावर 100 लें तब भी 0, ठीक है। 0 की पावर 2 लें तब भी 0। तो जो अगर एक ही डिजिट बार बार आता जाए तो उसकी साइक्लिसिटी 1 होती है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो फिर इस तरह से ये साइक्लिसिटी का पैटर्न है। 0 से आप स्टार्ट करेंगे और 9 तक लिखेंगे, और यहाँ पर फिर साइक्लिसिटी 1 1 4 4 2, फिर दोबारा से ये वाले वर्ड रिपीट होंगे 1 1 4 4 2, ठीक है। ये टेबल याद कर लीजिए। अगर याद नहीं होता तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो साइक्लिसिटी है वो 4 है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है। अगर आप साइक्लिसिटी भूल भी जाते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ही आप जिस डिजिट की साइक्लिसिटी फाइंड आउट करनी होगी, फॉर एग्जांपल 3 की करनी है तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 लेकर आप उसका साइकिल देख सकते हैं। इसमें कुछ भी इशू नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो मैं क्वेश्चंस के दौरान साथ साथ डिस्कस करती जाऊंगी ताकि आपको चीज़ें याद भी होती जाएं। अदरवाइज़ मैं सारी चीज़ें अभी इसी वक्त बता दूंगी तो आप लोग बहुत कंफ्यूज होंगे। जैसे हम क्वेश्चन साथ साथ करते जाएंगे आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। नो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट्स इन दीज नंबर्स। अब देखिए आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड यानी कि ऐसे नंबर्स दिए हैं जिनकी पावर बहुत बड़ी है। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप इनको सॉल्व करें, ठीक है, जैसे 27 की पावर 304 है, इसको आप सॉल्व करें तो जो इसका आंसर आएगा ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा आएगा। उसका लास्ट डिजिट आपने फाइंड आउट करना है, यानी कि आपने इसको कंप्लीट सॉल्व करके इसका आंसर जो है वो नहीं बताना। बस जो इसका आंसर आएगा उसका आपने लास्ट वाला डिजिट बताना है कि वो क्या होगा। अब याद रखें जो मैंने अब आपको इन नंबर्स की साइक्लिसिटी के बारे में बताया है वो यहाँ 0 से लेकर 9 तक बताया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये देखें ये नंबर है 27। तो अब हम इन पैटर्न की हेल्प से यानी कि इस मेथडोलॉजी की हेल्प से इसको भी सॉल्व करके इसका लास्ट डिजिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका प्रोसेस क्या है आप 1-2 पार्ट देखेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला स्टेप ये है कि आपने इस क्वेश्चन में जो बेस है जैसे कि 27 है, इसमें लास्ट नंबर या समझ लें यूनिट नंबर की साइक्लिसिटी देखनी है। अब यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है 7, तो 7 की साइक्लिसिटी हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 4 है। तो अगर आप भूल भी जाते हैं तो एक साइड पर फटाफट इसकी साइक्लिसिटी को आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे आप 7 की पावर 5 लेंगे तो ये 7 नंबर दोबारा से आ जाएगा, तो आपको समझ आ जाएगी कि इसकी साइक्लिसिटी जो है वो 4 है।
और 4 से ज़्यादा किसी भी नंबर की साइक्लिसिटी नहीं है। एनीवे आपने फिर यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी लिख ली। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हमने जो भी पावर होगी उसको इस साइक्लिसिटी से डिवाइड करना है। तो ये देखें 304 को हमने 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। हमने रिमाइंडर ही चेक करना है। तो रिमाइंडर क्योंकि 0 है, कोई चीज़ भी बची नहीं है, कि कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है, तो रिमाइंडर हमारे पास आ चुका है 0। और ये चीज़ यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। अच्छा, अब यहाँ पे जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, आपने बहुत केयरफुल रहना है। याद रखिए अगर यहाँ पे 0 रिमाइंडर ना आता, रिमाइंडर 1 आता, 2 आता या 3 आता, तो मैं क्या करती, मैं 7, क्योंकि 7 की साइक्लिसिटी हमने ली है, तो 7 के ऊपर अगर रिमाइंडर 1 आता तो 7 की पावर 1 लेके आंसर निकाल देती, रिमाइंडर 2 आता तो 7 की पावर 2 लेके आंसर निकाल देती, रिमाइंडर 3 आता तो 7 की पावर 3 लेके मैं फाइनल आंसर फाइंड आउट कर लेती। मगर जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो फिर आपने ये वाला प्रोसेस नहीं करना। उस वक्त क्या करना है, आपने उस नंबर का प्रॉपर ये वाला पैटर्न बनाकर देखना है। अब देखिए 7 की जो साइक्लिसिटी है वो 4 है, ठीक है, यानी कि ये वाला उसका पैटर्न है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इस साइकिल में जो पहला एलिमेंट है वो 7 है और जो लास्ट एलिमेंट है वो 1 है। इसके बाद ये वाला पैटर्न जो है ना 7 9 3 1 वाला, ये दोबारा रिपीट होगा, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 से पहले एक्सप्लेन किया है। तो जब भी आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, याद रखें जब भी आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए तो आपने उस नंबर की साइक्लिसिटी वाला ये तमाम प्रोसेस करना है। इसके बाद देखना है कि कौन सा लास्ट एलिमेंट है, यानी कि 1 क्योंकि इस साइकिल का लास्ट एलिमेंट है तो यही आंसर है, ठीक है। तो आप याद रखें जब भी आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, चाहे साइक्लिसिटी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, आपने उस साइकिल का लास्ट वाला एलिमेंट चूज़ करना है। वो लास्ट वाला एलिमेंट हम इसलिए चूज़ कर रहे होते हैं कि वो रिमाइंडर जो 0 है वो बता रहा होता है कि साइकिल जो है इस वाले एलिमेंट पर कंप्लीट हो चुका है। अब उसी तरह का सिमिलर साइकिल जो है दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इसके अलावा मैं इसके रिलेटेड एक और चीज़ भी आपको बताऊंगी, लेकिन मैं वो पार्ट 4 में एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि एकदम सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। सारी चीज़ें अगर एकदम से एक्सप्लेन करूँगी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और सारी चीज़ें अब्जॉर्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लास्ट पार्ट में जाके आपको एक और चीज़ बताऊँगी जो इससे सिमिलर है, वो आपको बहुत अच्छी लगेगी और कॉन्सेप्ट आपका मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अभी फ़िलहाल इसको कंप्लीट करते हैं। तो फिर हमारा जो आंसर है वो आ गया है 1। तो फिर ये 1 ही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि कुछ टीचर क्या करते हैं, वो 7 की पावर 0 ले लेते हैं जो ऑटोमेटिकली 1 ही आ जाता है। तो लेकिन ये यहाँ पर बाय चांस यहाँ पर ये मतलब रिज़ल्ट सही शो कर रहा है, लेकिन ये बहुत सारे क्वेश्चन पर रिज़ल्ट शो नहीं करता सही और आपका आंसर गलत हो सकता है। अभी आपको ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि अभी आपने ये मेरा मेथड जो है नया नया सीखा है। बिलीव मी ये सारे के सारे मेथड बहुत आसान है। जस्ट आप एक दफ़ा इनको देखें तसल्ली के साथ, सुकून के साथ, आपको ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला बहुत आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। अब देखें नेक्स्ट जो नंबर है वो है 108 की पावर 33, ठीक है। पहला स्टेप क्या था, मैंने आपको बताया था ना कि टेक साइक्लिसिटी ऑफ लास्ट डिजिट, ठीक है। ये बेस में जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, यहाँ पर 8 है ना, यानी कि जो भी नंबर होगा वो उसका जो लास्ट डिजिट है ना या यूनिट डिजिट है वो आपने लिखना है, ठीक है। उसकी साइक्लिसिटी आपने लेनी है। द साइक्लिसिटी ऑफ 8 इज अगेन 4। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, डिवाइड पावर बाय साइक्लिसिटी। ये पावर है, इसको हमने 4 से डिवाइड करना है। अब देखिए 33 को 4 से हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 1। सो हम यहाँ पे लिखते हैं कि रिमाइंडर 1 है। तो यहाँ पर मैंने एक और स्टेप का इजाफा कर दिया आपको समझाने के लिए कि आपने उस रिमाइंडर को एज ए पावर लेना है क्वेश्चन के यूनिट डिजिट की, यानी कि क्वेश्चन में जो यूनिट डिजिट था, इनके यह जो लास्ट डिजिट था उसकी पावर के तौर पर इस रिमाइंडर को लेना है। तो हम लिखेंगे 8 की पावर 1 इज इक्वल टू 8। तो लास्ट पे हम लिखेंगे यूनिट प्लेस ऑफ 108 हुज पावर इज 33 इज इक्वल टू 8। तो यही आंसर है। यानी कि जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो भी हमारे पास एक काफ़ी लंबा सा आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट जो होगा वो 8 होगा। अब हम नेक्स्ट वाले नंबर पर चलते हैं। 54 की पावर है 203। अब हमने देखना है 54 में लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट क्या है 4। तो फिर हम लिखेंगे साइक्लिसिटी ऑफ 4 इज जी 4 की साइक्लिसिटी है 2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2।
अब उससे नेक्स्ट स्टेप में जो पावर है उसको हमने डिवाइड करना है साइक्लिसिटी से, जो कि 2i है। चलें, डिवाइड करके देखा तो रिमाइंडर बचा है 1, तो हम यहाँ लिखते हैं रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। अब जब आपके पास रिमाइंडर आता है तो आपको पता है आपने क्या करना होता है, वही क्वेश्चन का जो लास्ट डिजिट होता है उसकी पावर के तौर पर इस रिमाइंडर को लेना होता है। 4 की पावर इज इक्वल टू 4। सो हमारा फाइनल आंसर 4 ही आया है, ठीक है। यानी कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो लास्ट वाला डिजिट होगा वो 4 होगा। आई होप अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो गया होगा इंशाल्लाह ताला। अब हमारा लास्ट वाला नंबर ये है 503 की पावर 43। तो पहले स्टेप में हमने क्या करना होता है, नंबर का लास्ट डिजिट लेना होता है जो कि यहाँ पर है 3, और उसकी साइक्लिसिटी देखनी होती है। 3 की साइक्लिसिटी है 4, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हमने। अब सेकंड स्टेप में हमने जो पावर है उसको इस साइक्लिसिटी से डिवाइड करना है, यानी कि 4 से डिवाइड करना है। हम यहाँ पर लिखेंगे 43 डिवाइडेड बाय 4। सो हमारे पास जो रिमाइंडर बचा है वो है 3। अब लास्ट स्टेप आपने क्या करना है, क्वेश्चन का जो लास्ट डिजिट था, ठीक है, उस रिमाइंडर को उसकी पावर के तौर पर लेना है, ठीक है। यानी कि लास्ट डिजिट था 3 और रिमाइंडर भी हमारे पास आया है 3, तो ये 3 इसकी पावर बन जाएगा। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 27। अब इसको सॉल्व करने के बाद फिर अगेन हमारे पास 2 डिजिट आ गए, लेकिन हमें तो लास्ट डिजिट चाहिए जो कि यूनिट प्लेस पे होता है, ठीक है। तो फिर हम इसका भी लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस वाला डिजिट लेंगे। सो यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ 503 की पावर 43 इज इक्वल टू 7। अब मैं आपको वो वाली इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी जो कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताई थी कि मैं आपको पार्ट 4 में यानी कि लास्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगी। अब देखिए, इस क्वेश्चन की रेफरेंस से मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करने लगी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, ये जो क्वेश्चन था हमारा उसमें जो लास्ट डिजिट था वो 3 था, तो हमने 3 की साइक्लिसिटी चेक की जो कि 4 थी। तो यहाँ पे मैंने इस 3 की साइक्लिसिटी वाला पैटर्न प्रॉपर लिख लिया है। अच्छा, अब आपको याद होगा मैंने पार्ट 1 में जब ये वाला क्वेश्चन किया था, इसी क्वेश्चन के ये जो पहले वाले नंबर में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब आपके पास रिमाइंडर आ जाए 0 तो फिर आपने लास्ट एलिमेंट देखना है। यानी कि ये जो पैटर्न है ना साइकिल का 3 9 7 1 1 पे जाके ये पैटर्न कंप्लीट हो जाता है लास्ट डिजिट का, ठीक है। फिर इसके बाद यही पैटर्न दोबारा रिपीट होता है, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से पहले एक्सप्लेन किया है। तो जब रिमाइंडर 0 आएगा ना तो आपने फिर क्या करना है, लास्ट वाला 1 डिजिट एज ए आंसर लेना है। यही काम मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के इस वाले पार्ट में, जब आपको ये वाला मैंने पार्ट यानी कि समझने पार्ट 1 एक्सप्लेन किया था तब समझाया था। फिर मैंने आपसे कहा था कि जब रिमाइंडर 1 आए तो तब आप बेशक आप उस नंबर की पावर लेके, जैसे मैंने यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 3 आया था तो मैंने 3 की पावर 3 लेके, तो फिर इसके बाद मैंने देखा कि लास्ट नंबर क्या है तो मैंने उसको एज ए आंसर के तौर पर लिख लिया। लेकिन अगर मैं ऐसा ना करती, जैसे मैंने रिमाइंडर 0 के लिए ये वाला नंबर चूज़ किया था, तो मैं क्या रिमाइंडर 3 के लिए भी कुछ चूज़ कर सकती थी? यस। तो देखें, जैसे 3 की साइक्लिसिटी 4 है और उसका पैटर्न ये वाला है, तो जब आपके पास रिमाइंडर 1 आए तो आपने इस 3 को चूज़ करना है। जब रिमाइंडर 2 आए तो आपने 9 को चूज़ करना है। जब रिमाइंडर 3 आए तो आपने 7 को चूज़ करना है। देखिए, हमारा इधर भी आंसर 7 ही आया जब हमारे पास रिमाइंडर 3 था। और फिर जब रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, तो फिर आपने लास्ट वाला डिजिट जो है, लास्ट वाला एलिमेंट जो है, उस साइकिल का लास्ट एलिमेंट वो चूज़ करना है, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज़ भी एक्सप्लेन करनी थी ताकि आपको हर तरह से हर चीज़ समझ आ जाए। आई होप अब आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ आनी शुरू होंगी। शुरू में मैंने ये चीज़ इसलिए नहीं बताई ताकि एकदम सारी चीज़ें समझना बच्चों के लिए मुश्किल होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो। नो, क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 2 और नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो बड़े मज़े के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसमें आपने रिमाइंडर फाइंड आउट करना होगा। आल्टो की कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत नया है लेकिन मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। बस इसमें बच्चे थोड़ा डर जाते हैं क्योंकि एक तो जो आप लोगों को वैल्यूज़ दे दी जाएंगी ना, वो बड़ी हायर पावर वाली वैल्यूज़ होंगी। इसके अलावा आपने उनको डिवाइड भी करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, आपने
इस वैल्यू को 27 से डिवाइड करना, या फिर समझ ले 26 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब आपके लिए एक तो इस नंबर को ओपन करके एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करना भी बहुत मुश्किल काम है, फिर आपने इसको डिवाइड भी करना है। डिवाइड करके आपने इसका क्वोशंट फाइंड आउट नहीं करना, यानी कि जिसको आप आम ज़बान में आंसर कहते हैं वो आपने फाइंड आउट नहीं करना, बल्कि इसको डिवाइड करते जाना है और आखिर पे जो चीज़ बचेगी यानी कि रिमाइंडर, वो आपने फाइंड आउट करना है। तो देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगते हैं, बड़े हॉरिबल से लगते हैं, लेकिन आपको ऐसी ट्रिक्स बता दी जाएंगी तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे अगर मैं 17 को 4 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर 1 आता है, मुझे 4 नहीं चाहिए, मुझे रिमाइंडर 1 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक्चुअली ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, मगर इसके लिए हम बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प लेंगे। मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो है बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से सॉल्व हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी या कॉम्प्लिकेटेड होंगे, उसमें हम डिफरेंट अप्रोच करेंगे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि ये टॉपिक नया है। आपने बहुत कंसंट्रेशन से इसको समझना है, इंशाल्लाह ताला आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको मॉडुलर कॉन्ग्रेंस के बारे में बताऊंगी, जो कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसकी हेल्प से और बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से हम क्वेश्चंस के रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसको पढ़ना कैसे है। हम पढ़ेंगे ए कॉन्ग्रेंट बी मॉड एन। अब मॉड क्या है? मॉड को हम यहाँ पर मॉडुलू का भी नाम देंगे, यानी कि आप इसे मॉड भी कह सकते हैं, आप इसको मॉडुलू भी कह सकते हैं। एक्चुअली ये जो मॉडुलू है ना, जो मॉड है, इसका काम डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, यानी कि ये एक ऑपरेटर है। जिस तरह से ये डिवीजन का साइन ऑपरेटर होता है ना, उसी तरह से ये मॉड भी ऑपरेटर है। फ़र्क क्या है? देखें, जब हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हम क्वोशंट को फाइंड करते हैं, ठीक है। क्वोशंट हमने फाइंड आउट किया, इसका आंसर 3 आ गया। लेकिन जब हम ये वाला रिलेशन फाइंड आउट करेंगे ना, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम क्वोशंट नहीं लेंगे, हम रिमाइंडर लेंगे। यानी कि मॉड का काम है डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर फाइंड आउट करना। अच्छा, मैं अभी आपको दोबारा से बता रही हूँ कि इस मॉड का काम है डिवाइड करने के बाद सिर्फ रिमाइंडर फाइंड आउट करना। जबकि हम जब सिंपल डिवीजन किया करते थे तो सिंपल डिवीजन के बाद हम क्वोशंट भी लिखते थे और रिमाइंडर भी लिखते थे, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। अब हमने इसको लिखना कैसे है, अभी देखिए। 7 को मैंने 2 से डिवाइड किया है, ये वाली जो मैंने ऑपरेशन है यहाँ पर किया, तो यहाँ पर एक ही जगह पे मैं लिखूँगी 7 और फिर ये 3 लाइन्स लगाऊंगी। और अब रिमाइंडर क्या बचा है 1, वो यहाँ पर लिखूँगी और फिर लिखूँगी मॉड। किससे डिवाइड किया है? 2 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे मॉड 2 लिखूँगी। गॉट इट? अभी मैं आपको एक दो और एग्जाम्पल देके बताती हूँ, और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने बतानी है, इसके बारे में भी आपको बताना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 20 को हम डिवाइड कर रहे हैं 17 से, ठीक है। अब 20 हम यहाँ लिखेंगे, फिर 3 लाइन्स लगाएंगे। इसके बाद जो रिमाइंडर बचा है ना 3, वो हम यहाँ लिखेंगे। और डिवाइड किससे किया है? 17 से, तो वो लिखेंगे मॉड 17, यानी कि ये कॉन्ग्रेंसी साइन लगाएंगे। 20 कॉन्ग्रेंट 3 और साथ ब्रैकेट में लिखेंगे मॉड 17। अच्छा, अब आपके क्वेश्चंस में इस तरह की सूरत हाल भी आ सकती है, 3 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। यानी कि जो डिविडेंड होगा, यानी कि वो नंबर जो जिसको हमने डिवाइड करना है वो छोटा हो और डिवाइज़र जो है वो बड़ा हो। तो उस सूरत में आपको पता है कि आप डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक कंप्लीट जो है वो रिमाइंडर नहीं मिल सकता। फिर आप पॉइंट लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पॉइंट का या डेसिमल का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस सूरत में क्या होगा? फिर देखें, यहाँ पे आपने ये जो डिविडेंड है, ये कि जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं वो है 3, जो कि छोटा नंबर है। और फिर डिवाइड आप किससे कर रहे हैं? बड़े नंबर से। मोड है हमारे पास 5, तो फिर जो होगा ना आंसर 3 ही रहेगा। तो ये वाली कंडीशन कब आती है? जब हमारे पास जो डिविडेंड है ना वो डिवाइज़र से छोटा हो, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि n जो है वो अगर बड़ा है a से, तो फिर वो सूरत हाल इस तरह की हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब हम नेगेटिव रिमाइंडर भी लिख सकते हैं इसमें। अब आपने ये चीज़ बहुत बहुत गौर से समझती हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख लेती हूँ 5 1 5, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? -2। तो समटाइम्स
इन क्वेश्चंस में हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर भी आ जाता है, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि लिखेंगे कैसे। लिखेंगे वैसे ही, क्योंकि ये हमारे पास डिविडेंड है, यानी कि वो नंबर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास जो रिमाइंडर आया है वो -2 आया है, यहाँ पे -2 लिखेंगे और लिखेंगे mod 5, यानी कि हमने 5 से इसको डिवाइड किया है, तो ये हमारे पास रिमाइंडर आया है। यानी कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव में लिखना प्रेफरेबल होता है। वो एंड पे हमें जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो हमें एंड पे पॉजिटिव रिमाइंडर ही चाहिए होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे आएगा हमारे पास? तो उसके लिए आपने क्या करना है, डिवाइज़र को आपने उस रिमाइंडर में ऐड कर देना है। जैसे अगर आप 5 को इसमें ऐड करते हैं -2 में, तो अल्टीमेटली आपके पास 3 ही आ जाएगा, यानी कि वो ही रिमाइंडर आ जाएगा जो हमने पहले लिखा था, जो कि पॉजिटिव था, जो कि एक्चुअल था। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। 13 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या रिमाइंडर बचा है? 1। तो हम कैसे लिखेंगे? हम डिवाइड कर रहे हैं 13 को, तो हम लिखेंगे 13 इक्वलेंट, रिमाइंडर क्या बचा? 1। डिवाइड किससे किया है? हमने किया है 4 से, तो ये लिखा। लेकिन अगर मैं इस तरह लिखूँ 4 4 16, तो मेरे पास रिमाइंडर बच जाएगा -3। तो फिर मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ 13 इक्वलेंट है -3 के, और मोड क्या है? हमने 4 से डिवाइड किया, तो ये वाला रिमाइंडर भी आ सकता है। तो उस सूरत में हमें एक्चुअली तो पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए ना। तो मैंने जैसे पहले बताया 4 को आप -3 में ऐड करेंगे तो आपके पास एक्चुअल रिमाइंडर आ जाएगा, जो कि 1 होगा, जो कि ये पहले ही जो एक्चुअल है, जो पॉजिटिव रिमाइंडर है। अब यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव का जो कॉन्सेप्ट है देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब आप नेक्स्ट कॉम्प्लिकेटेड और जिनकी पावर बहुत हाई होगी वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, बायनॉमियल थ्योरम की हेल्प ले रहे होंगे, तो समटाइम्स आपके पास नेगेटिव भी रिमाइंडर आ सकते हैं। तो फिर आपको पता होना चाहिए उस नेगेटिव को आपने पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, आपने जिससे डिवाइड करना है, इनके जो डिवाइज़र होगा वो जब आप उसमें ऐड करेंगे नेगेटिव रिमाइंडर में, तो एक्चुअली आपको जो पॉजिटिव रिमाइंडर है वो मिल जाएगा। आई नो ये चीज़ें अभी आपके लिए बहुत न्यू हैं, क्योंकि नई है इसलिए मुश्किल है, अदरवाइज़ ये बहुत आसान है। अब यहाँ पे मैं 3 को डिवाइड कर रही हूँ 4 से, तो आप छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप कैसे लिखेंगे? 3 इक्वलेंट है क्या? जो आप क्या आएगा? 3 ही आएगा। जब भी आप छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो वही ही उसका रिमाइंडर होगा, और साथ आप लिखेंगे mod 4। तो समझ आ जाएगा कि 3 को हमने 4 से डिवाइड किया है, क्योंकि ये छोटा नंबर है इसलिए ये ही रिमाइंडर बचा है। यहाँ फिर आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे 4 1 4 और -1 आंसर आएगा, तो फिर आप यहाँ लिखेंगे 3 इक्वलेंट है -1 के। जब हमने mod 4 यानी कि 4 से डिवाइड किया तो हमें ये रिमाइंडर मिला है। तो फिर अगेन आपने पॉजिटिव जब हासिल करना है तो आप इसमें ऐड करेंगे डिवाइज़र को 4 को, और आपके पास 3 आ जाएगा, जो कि ये ही है एक्चुअली। अच्छा, अब इस नोटेशन का क्या मतलब है? क्योंकि ये भी इस रिलेशन का एक हिस्सा है और इम्पॉर्टेंट है, सम एंट्रेंस एग्जाम्स में भी ये आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब है डिवाइड्स, यानी कि n डिवाइड्स करता है a माइनस बी को, यानी कि n जो है a माइनस बी को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, और हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 को 3 से डिवाइड करती हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगी 5 इक्वलेंट, डिवाइड मैं किससे कर रही हूँ? 3 से, और मेरे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2। अब a माइनस बी क्या होगा? यानी कि 5 माइनस 2, इसको हम n से डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 3/3, रिमाइंडर आ गया 0। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ रिमाइंडर की। याद रखें यहाँ पे हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, हम इस क्वोशिएंट की बात नहीं कर रहे। एक और एग्जांपल लेते हैं। 17 को 5 से डिवाइड कर mod 5, तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 2। अब इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लें तो दोबारा से 15 बचता है, फिर उसको n से डिवाइड करें, यानी कि n डिवाइड करता है a माइनस बी को कम्प्लीटली, और रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है? ये 5 3 15, ये मैं जवाब नहीं लेना चाह रही, यहाँ पर आंसर नहीं लेना चाह रही। जब कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? 5 15 को जब कम्प्लीटली डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0, ठीक है? हम यहाँ पर रिमाइंडर की बात कर रहे हैं। एक छोटी सी चीज़ रहेगी, इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैं 15 को इस तरह भी लिख सकती हूँ, मैं 15 को इस तरह भी लिख सकती हूँ।
अब अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ 3 5 ज़ा 15 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर मेरे पास क्या आएगा 0। ठीक है। अब अगर मैं इसके दो टुकड़े करती हूँ, इसको 9 और 6 में डिवाइड कर देती हूँ 15 को। अब अलग-अलग रिमाइंडर देखूंगी मैं। 3 3 ज़ा 9 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। 3 2 ज़ा 6 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। अब दोनों के रिमाइंडर ऐड कर दें, हमारे पास ओवरऑल रिमाइंडर 0 आता है। ये भी एक रिमाइंडर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैं इस तरह में लिख सकती हूँ, ये डिवाइड हुआ रिमाइंडर 0, ये कम्प्लीटली डिवाइड हुआ रिमाइंडर 0, ओवरऑल रिमाइंडर 0। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बायनॉमियल थ्योरम में ये चीज़ें अप्लाई होनी है। अभी अगर मैं 15 को इस तरह लिख लूँ, 20 - 5 लिख सकती हूँ ना, और इसको 3 से डिवाइड कर, चलिए मैं अलग-अलग 3 से डिवाइड कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए 3 5 ज़ा 15 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0। अब ये देखिए ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 2। तो हम इसकी जगह पे लिख लेते हैं 2, दरमियान में माइनस साइन। 5 को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास अगेन 2 बचा, 2 - 2 अगेन 0। ओवरऑल रिमाइंडर हमारे पास 0 ही आया है। तो ये रिमाइंडर की प्रॉपर्टी है, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी। इकट्ठा कर लें तो डिवाइड कर लें तब भी आंसर वही आता है। अगर इस तरह से डिफरेंट टुकड़ों में डिवाइड करके रिमाइंडर्स को कंबाइन कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें तब भी आपके पास सेम ही आंसर आएगा। अब ये देखें 15 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, 3 5 ज़ा 15 रिमाइंडर 0। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास रिमाइंडर आता है 2, इसकी जगह पे 2 आ जाएगा रिमाइंडर। और जब 3 को 3 से डिवाइड करूँगी तो ऑब्वियसली कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इसकी जगह पे रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो इन दोनों रिमाइंडर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास फाइनली जो रिमाइंडर आएगा वो 0 ही आएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात समझ लीजिए, अभी जो मैंने आपको रिमाइंडर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के रूल सिखाए हैं वो एक्चुअली मॉडुलर की अरिथमेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, मैंने आपको ये नोटेशन फॉर्म में, इनके फार्मूलाज फॉर्म में आपको नहीं बताया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। जस्ट मैंने आपको उनकी एप्लीकेशन बता दी है, समझा दी है। आई होप आपको उनकी एप्लीकेशन, यानी कि रिमाइंडर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वाली सारी एप्लीकेशन समझ आ चुकी होंगी। वही हमने अप्लाई करनी है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज स्टिल लेफ्ट, वो हम समझ लेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। वो है मॉडुलो पावर रूल, यानी कि आपने ये वाली बेसिक प्रॉपर्टी या समझ लें रिलेशन अच्छे से समझ लिया है। अब हम इसी रिलेशन को कन्वर्ट करने लगे हैं पावर रूल में। किसी भी पॉजिटिव पावर के लिए, चाहे वो बहुत बड़ी पावर ही क्यों ना हो, अगर जिस नंबर को हम डिवाइड करें उसके ऊपर कोई पावर आएगी तो इस तरह से रिमाइंडर के ऊपर भी पावर आएगी। इस रूल को मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की हेल्प से समझा देती हूँ। जैसे कि अगर हम यहाँ पर 94 को देखें, अभी आपने पावर को इग्नोर करना है, तो मैं इस रूल को अगर अप्लाई करूँ तो 94 को मैं यहाँ पर लिखूँगी, क्योंकि ये नंबर हमने डिवाइड करना है, किससे करना है, 31 से। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी मॉड 31, अब डिवाइड करके तो देखिए रिमाइंडर आ रहा है 1, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने डिवाइड करके देखा, रिमाइंडर हमारे पास 1 आया, जो मैंने यहाँ लिखा। अब हम ये वाला रूल अप्लाई करते हैं, यानी कि मॉडुलो का पावर रूल। अब हमने 94 के ऊपर भी पावर ले लेनी है 205, और 1 के ऊपर भी पावर ले लेनी है 205। ठीक है, तो 1 की पावर 205 का मतलब है 1। तो एक्चुअली हमारे पास ये वाला रिमाइंडर आ जाता है, और इस तरह बहुत आसानी से आप रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको MCQs में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं तो आपने जस्ट ये वाली एप्लीकेशन करनी है और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करके विद इन सेकेंड उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 2 और इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं तो फिर आपको 2-3 स्टेप शो करने होते हैं। फिर आपने क्या करना है, बायनॉमियल थ्योरम की थोड़ी सी हेल्प लेनी है, ज़्यादा नहीं, और साथ ही वो रिमाइंडर की प्रॉपर्टीज़, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वाली जो मैंने अभी सिखाई हैं, यानी कि वही मॉडुलर वाली प्रॉपर्टीज़ जो मैंने अभी आपको सिखाई हैं वो वाली आपने अप्लाई करनी है, और 2-3 स्टेप में वो क्वेश्चन सॉल्व करना है ताकि शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स भी मिल सकें, स्टेप भी यानी कि वहाँ पर शो हो सके। सारी चीज़ें होंगी जो मैं क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस करूँगी। इसके अलावा भी मॉडुलर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, बहुत सारी हैं, लेकिन क्योंकि उनका इस्तेमाल इस एक्सरसाइज में नहीं है इस वजह से मैं उनको डिस्कस नहीं करूंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं।
नो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, मगर इसमें एक इशू है कि क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और ट्रिकी है। इसमें प्राइम नंबर दिया हुआ है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हुई हुई है, क्योंकि इतने स्टार्ट में जब आपने नया नया कॉन्सेप्ट सीखा हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड और ट्रिकी क्वेश्चन वो दे नहीं सकते। तो फिर हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये 94 होगा, 9 नहीं होगा, 94 होगा। लेकिन आप लोग परेशान नहीं हो, आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगी। मैं ज़रूर ये क्वेश्चन एज इट इज़ सॉल्व करूँगी, बट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, जब तक आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से सीख लेंगे, फिर जब मैं आपको ये जो क्वेश्चन है एज इट इज़ एक्सप्लेन करूँगी, तो आपको जल्दी समझ आ जाएगी। वीडियो के एंड पर आपने इस क्वेश्चन को एज इट इज़ समझ लेना है। अभी मैं इसको इस तरह से सॉल्व करूंगी, मगर ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कोई भी पार्ट आपने, कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं हर एक स्टेप जो है बाइनोमियल थ्योरम का भी और मॉडुलो की प्रॉपर्टीज़ भी सारी की सारी अप्लाई करके बहुत डिटेल से बताऊंगी। फिर इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके लिए बहुत बहुत आसान होने वाले हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट देखना है, इसमें कुछ कोई चीज़ भी मिस नहीं करनी। तो फिर हम ये क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी ये 94 रेज़ टू पावर 205 वाला जो है क्वेश्चन, ये मैंने अभी अभी इंट्रोडक्शन में भी विद इन सेकेंड सॉल्व करके दिखाया है, लेकिन यहाँ पे मैं बाइनोमियल थ्योरम की थोड़ी सी हेल्प लूँगी, क्योंकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आया है तो 2-3 स्टेप तो हो शो करने के लिए। अब ये देखिए, बाइनोमियल थ्योरम में 2 टर्म्स होनी चाहिए, लेकिन आप कोशिश करें जब आपने रिमाइंडर फाइंड आउट करना हो तो एक टर्म आपकी 1 बन सके, या फिर बहुत छोटा कोई नंबर बन सके। और ये वाला नंबर आपने वो वाला बनाना है जो इस डिवाइज़र से, ये कि जो भी डिवाइज़र दिया हो उसके क्लोज हो, या फिर वो उससे डिवाइड हो सके, कम्प्लीटली डिवाइड हो सके। तो जनाब, मैं इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने लगी हूँ। अब देखिए, बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंगली मैंने 2 टर्म्स स्टार्ट में से ले लिए हैं और 2 टर्म्स लास्ट में से ले लिए, ताकि आपको मैं आसानी से समझा सकूं। अब क्योंकि हमने इनको 31 से डिवाइड करना है, तो मैंने दोनों तरफ 31 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर मैं रिमाइंडर के मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाले रूल जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं वो अप्लाई करने लगी हूँ। अब देखिए, ये ओवरऑल ये तमाम टर्म्स 31 से डिवाइडेड हैं, तो मैं हर टर्म के नीचे अलग-अलग 31 लिख देती हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर आप फर्स्ट से सेकंड लास्ट टर्म तक देखें। सेकंड लास्ट टर्म में 93 की पावर 1 है। देखिए, अगर मैं 93 को 31 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आता है, 0। अब अगर 93 की कोई बड़ी पावर भी है, चाहे वो 204 है, चाहे 205 है, जब उनको भी मैं 31 से डिवाइड करूँगी तो अल्टीमेटली रिमाइंडर 0 ही आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0। 2 की पावर 2 का मतलब है 4, उसको भी 2 से डिवाइड करूँगी, 2 to 4 कम्प्लीटली डिवाइड, रिमाइंडर 0। 2 की पावर 3 का मतलब है 8, इसको भी 2 से डिवाइड करूँगी, 2 4 ज़ा 8, लेकिन कम्प्लीटली डिवाइड तो हो जाएगा, बट रिमाइंडर क्या होगा, 0। अभी हम यहाँ पर रिमाइंडर की बात कर रहे हैं। जब भी कोई चीज़ कम्प्लीटली डिवाइड होती है तो रिमाइंडर क्या होता है, 0। हम यहाँ पर रिमाइंडर डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्वोशंट डिस्कस नहीं कर रहे। ये आपने बात हमेशा ज़हन में रखनी है। तो इसका मतलब है, चाहे 93 की पावर 204 हो, चाहे 93 की पावर 205 हो, 31 से कम्प्लीटली डिवाइड होते जाएंगे। जब ये 31 से कम्प्लीटली डिवाइड होते जाएंगे तो सबके रिमाइंडर 0 0 0 0 होते जाएंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पर रिमाइंडर के मल्टीप्लिकेशन रूल की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसको तो मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0, और जब मैंने इसको डिवाइड किया फॉर एग्जांपल, तो कोई भी अगर फॉर एग्जांपल रिमाइंडर आता है, उसको जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली आंसर 0 ही आएगा। जब इसका रिमाइंडर कुछ भी आ जाए, ठीक है, कुछ भी आ जाए, तो मैंने रिमाइंडर की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी आपको बताई है कि अल्टीमेटली आंसर जो होता है वो 0 होता है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि अगर ये 31 93 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है तो ये एक्चुअली फैक्टर बन गया। अब इसके साथ जो मर्ज़ी नंबर मल्टीप्लाई हो जाए, ये पूरे का पूरा भी कम्प्लीटली 31 से डिवाइड होगा। अगर आप इस तरह से भी देखें तब भी आपको चीज़ समझ आ जाएगी। और अगर आप अलग-अलग देखना चाहते हैं कि इसका कोई रिमाइंडर आ जाता है, कुछ भी रिमाइंडर आ जाता है, लेकिन जब इसके रिमाइंडर से हम जो कि 0 होगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको फिर 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। जब आपस में रिमाइंडर मल्टीप्लाई होते हैं तो जो फाइनल आंसर होता है हम उसको देखते हैं।
ये रूल्स जो है मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 से पहले इंट्रोडक्शन में आपको अच्छे से समझाए हैं। अब देखें इसका रिमाइंडर भी ज़ीरो आ गया, इसका भी ज़ीरो आ गया, ये तमाम ज़ीरो ऐड होते जाएंगे और लास्ट पे क्या बचेगा, सिर्फ ये टर्म बच जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 205 की पावर ज़ीरो है। जब 205 की पावर ज़ीरो होगी उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है 1। तो अगर फॉर द टाइम बीइंग हम यहाँ पर 1 लिख लें तो अब ये देखें ये क्या बन रहा है, यहाँ पर अल्टीमेटली इसका आंसर जो आएगा वो 1 की पावर 205 आएगा। अब आप सोच रहे होंगे इसको अगर हम 31 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। इसकी प्रॉपर्टी भी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको एक्सप्लेन की है, अब आपको समझ आएगी वो वाली प्रॉपर्टी। अब आपको ये कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल तो मैंने अच्छे से समझाया है। एक क्या है, जिस चीज़ को हम डिवाइड करते हैं वो यहाँ पर 1 है, ठीक है, 1 लिखेंगे। और किससे हम डिवाइड कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं 31 से। तो मैंने आपको बताया था जब आप छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो नंबर छोटा होता है, जो डिविडेंड होता है, वही रिमाइंडर के तौर पर आता है। ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी छोटे नंबर को हम बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए इसका रिमाइंडर 1 की पावर 205 यानी कि 1 ही आएगा। फाइनली 1 रिमाइंडर आएगा। एनीवे ये तमाम डिस्कशन सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए थी ताकि आपके जो माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ज़रा सी भी ना रहे और आपको समझ आ जाए कि जो मेरे अभी इंट्रोडक्शन दिया था वो कितना वैल्यूएबल है। आपने क्या करना है, आपने इतना ज़्यादा नहीं लिखना, आपने जस्ट इतना शो करना है। सो फाइनल रिमाइंडर हमारा ये है, आपने एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख देनी है। ऑन राइट साइड इट इज़ क्लियर एवरी टर्म इज़ डिविजिबल बाय 3 एक्सेप्ट लास्ट टर्म, और ये ही आंसर है। अच्छा, अब मैं ये चाहती हूँ जैसे बुक में एग्जांपल दी हुई है ना, ऐसे 31 के प्लस 1 इस तरह करके, तो फिर उसको हमने 31 से डिवाइड किया। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको उस तरह से समझा दूँ, क्योंकि नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी इस तरह से ही हमने सॉल्व करने हैं। तो फिर मैं आपको बता दूं कि आपने इस बायनॉमियल थ्योरम को किस तरह से इसमें कन्वर्ट करना है। बहुत आसान है, ये लिखना भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट 1 स्टेप और करना है और अपना ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो आप उसको भी अभी समझ लीजिए। अब उसमें क्या है कि अगर आप फर्स्ट से लेकर सेकंड लास्ट टर्म तक देखें तो हमारे पास कम से कम 93 वैल्यू है, ठीक है, 93 की पावर 1। तो मैं इन तमाम में से 93 जो है वो कॉमन ले सकती हूँ। तो 93 कॉमन लिया है तो अंदर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं वो रह जाएंगी, ठीक है, उनको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो आपको पता है हमारे पास सिर्फ वैल्यू रहती है 1 की पावर 205, क्योंकि 205 की पावर जो है 0 वो 1 की इक्वल होता है, तो फिर सिर्फ हमारे पास ये रह जाता है। तो आप चाहें तो अब इसको 93 को 31 इंटू 3 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और चाहे 93 में भी रख सकते हैं, लेकिन बेहतर है जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है तो आप 31 इंटू 3 में कन्वर्ट कर दें। अब ये जो 3 और रिमेनिंग टर्म्स है इसका नाम मैं k रख देती हूँ, प्लस 1 की पावर 205 ओवर 31। सो लास्ट स्टेट लिखते हैं, क्योंकि 31 के जो है वो 31 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, तो इसका रिमाइंडर ऑब्वियसली 0 होगा, तो बाकी हमारे पास फिर ये बच जाता है। तो ये जो एक्चुअली इक्वल है 1 के, तो रिमाइंडर हमारे पास फिर 1 बच जाता है। तो चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0 प्लस 1 की पावर 205। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, इसको हमने डिवाइड करना है 48 से और इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इससे, तो फिर क्या हम इसको इससे डिवाइड नहीं कर सकते। तो मैं अभी आपको फ़िलहाल इतना जवाब दे देती हूँ, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इस वजह से इसको सिंप्लीफाई करना काफ़ी मुश्किल है, इस वजह से हमने ये वाला प्रोसेस नहीं किया। तो क्योंकि वीडियो के एंड पे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी तब आपको समझ आ जाएगी। लेकिन इसमें ये देखिए 48 है और यहाँ पर 8 है, तो इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अभी आपको ये बेसिक रूल तो याद होगा कि सेम बेस हो तो पावर ऐड होती हैं, और एडिड पावर को हम दोबारा से इस तरह से स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो इसको भी मैं स्प्लिट करने लगी हूँ, तो एक पावर को अलहदा कर दूँगी तो यहाँ पर 204 रह जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 8 की जगह पर मैं 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ, फिर अगेन ऊपर पावर है 204 बाई 6, और आपको पता है पावर के ऊपर पावर हो आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 612 जब हम 3 को 204 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि मैं इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि डिनोमिनेटर में कोई ऐसी टर्म आ जाए कि सिंप्लीफाई हो जाए और 2 के करीब करीब हो जाए।
तो उसके लिए मैं अगेन इसकी पावर को स्प्लिट करने लगी हूँ, 2 की पावर 1 लैदा कर देती हूँ, तो बाकी रह जाएगी 2 की पावर 6 11/6। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है। अगर मैं इस 2 को इस तरह लिख लूँ तो मुझे उम्मीद है आपको कोई एतराज़ नहीं होगा। तो एक्चुअली ये है क्या? ये है 3 प्लस माइनस 1 की पावर 6 11/3। अब देखिए अल्टीमेटली ये 3 और ये 3 सेम हो चुके हैं। अभी मैं इस पर बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करूँगी। मेरे पास जो a की वैल्यू है वो 3 है और जो b की वैल्यू है वो -1 है। बायनॉमियल थ्योरम के ज़रिए मैंने एक्सपेंड कर दिया है। अब इसको मैं डिवाइड करूँगी 3 से। अब देखिए फर्स्ट से लेकर सेकंड लास्ट टर्म तक जो है 3 इसका फैक्टर है और लोएस्ट पावर 3 की 1 इसमें मौजूद है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हैं लेकिन कम से कम 3 की पावर 1 इसमें मौजूद है, तो मैं इसमें से 3 कॉमन ले सकती हूँ। अब ये जो लास्ट टर्म है इसमें हमारे पास सिर्फ वैल्यू बचती है -1 की पावर 6 11, क्योंकि 3 की पावर 0 है, ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा। अब हम सम ऑफ टर्म्स को k का नाम दे देते हैं, 3k प्लस -1 6 11। तो हर क्वेश्चन में लास्ट लाइन तो आपने ऐसे ही लिखनी है, S3k इज डिविजिबल बाय 3, सो रिमाइंडर इज -1 की पावर 6 11, क्योंकि ये ऑड नंबर है, इसकी पावर ऑड है तो -1 ही रिमाइंडर रहेगा। तो क्योंकि हमें तो रिमाइंडर चाहिए पॉजिटिव, तो फिर जैसे मैंने आपको रूल बताया था इसी क्वेश्चन नंबर 2 से पहले इंट्रोडक्शन में मैंने रूल बताया था कि आपने फिर माइनस, आपके पास अगर आ जाए रिमाइंडर माइनस में, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आपने डिवाइज़र ऐड करना है। तो इसमें आप ऐड करेंगे 3, तो हमारे पास आंसर आता है 2। 2 है इसका पॉजिटिव रिमाइंडर एंड दिस इज़ द एक्चुअल आंसर। मैं आपको एक और चीज़ बताती जाऊँ, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने 2 की पावर 6 11 को इस तरह से 3 - 1 की पावर 6 11 में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, अगर मैं चाहती तो इस 2 को 4 में कन्वर्ट कर सकती थी, और फिर जब मैं इसको अगर 4 में कन्वर्ट करती तो 3 - 1 की बजाय मैं 3 + 1 लिखती और उसके ऊपर भी बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करती। लेकिन मुझे ये ज़्यादा आसान लगा है क्योंकि मैं इसको ज़्यादा आसानी के साथ कर सकी हूँ। इसके अलावा मेरा पर्पस ये भी था, डेलिबरेटली मैंने ऐसा किया ताकि आपको समझ आ जाए कि कभी रिमाइंडर अगर नेगेटिव हो जाए तो आपने किस तरह से उसको पॉजिटिव करना है, इसकी एप्लीकेशन भी आपको समझ आ सके। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। Question number 3, if fractional part of number is k by 31, then find the value of k. अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। बच्चों को दरअसल इसकी स्टेटमेंट की समझ ही नहीं आती। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली इसमें फ्रैक्शनल पार्ट क्या है और किस तरह से इन चीज़ों को आप समझ सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये वाला नंबर हो 17/5, आप इसको सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आ जाएगा। आप यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस रिमाइंडर क्या बचा है 2, तो आप लिखेंगे 2/5। एक्चुअली होता क्या था, छोटी क्लासेस में आप इस तरह से लिखते होंगे मिक्स्ड फॉर्म में। ठीक है, ये मिक्स्ड फॉर्म एक्चुअली ये वाली चीज़ है। तो एक्चुअली किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो एक आपके पास आता है होल पार्ट और एक आता है आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट। उसी तरह से आपको ये वाला नंबर दिया है। ठीक है, और जब आप इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे तो आपके पास भी एक आएगा होल पार्ट और एक आएगा फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, होल पार्ट हमने फाइंड आउट नहीं करना क्योंकि वो तो क्वोशंट है, हमें वो फाइंड आउट नहीं करना। होल पार्ट क्या होता है? क्वोशंट होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्वोशंट की ज़रूरत नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट उन्होंने खुद से ही दे दिया हुआ है जो कि है k/31। यहाँ पे हम लिखेंगे k/31। अभी आप देखें, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी इसमें 2 क्या था? 2 था रिमाइंडर। ठीक है, इसका मतलब है k भी यहाँ पर क्या होगा? रिमाइंडर। जैसे इस एग्जाम्पल में 2 रिमाइंडर था ना, तो हमें भी एक्चुअली रिमाइंडर ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये k क्या चीज़ है? रिमाइंडर। तो हमने अब रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। आपकी आसानी के लिए ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी रहने देनी है, आपने एग्जाम्स में ये नहीं लिखनी, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अगर आप लिख भी लें तो भी कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मैं इसको किस तरह लिखती हूँ। ठीक है, ये देखिए अगर 5 को 102 से मल्टीप्लाई करें तो 5 10 ही आता है। तो मैंने क्या किया, मैंने 5 10 को दरअसल 5 से डिवाइड किया। 5 1 ज़ा 5, 0 10, 5 2 ज़ा 10, तो मेरे पास 102 आ गया।
अब ब्रैकेट के अंदर 2 की पावर 5 है, इसको मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास 32 आता है। 32 मैं क्यों लेके आई हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। 32 को मैं लिखूँगी 31 प्लस 1 की पावर 102 और डिनोमिनेटर में अगेन 31 है। अब आप चाहें तो इसे बायनॉमियल थ्योरम के ज़रिए एक्सपेंड कर सकते हैं। फर्स्ट 2-3 टर्म्स लिख लें और अगर उस तरह लिखेंगे तो उसके बाद आप इसको 31 के में लिखें और इसको यहाँ पर लैदा कर देंगे 1 की पावर 102 में ओवर 31, जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हैं। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर लिया क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अब देखिए इसको मैं अलग-अलग भी लिख सकती हूँ, 31 के ओवर 31 प्लस 1 की पावर 102 ओवर 31। अब ये चीज़ एक्चुअली हमने फाइंड आउट करनी थी ना। इसको अगर मैं एक डिजिट का नाम दे दूँ, m का नाम दे दूँ, हम सपोज़ कर लेते हैं कि ये कोई होल नंबर है। अभी हम इसको डिस्कस नहीं करते, हमने बस इसको डिस्कस करना है। वैसे तो वो भी डिविजिबल है, ठीक है, लेकिन हम फ़िलहाल इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये ही हमारा रिमाइंडर है। तो 1 की पावर 102 एक्चुअली 1 ही आएगा। सो फ्रैक्शनल पार्ट इज़ 1/31, हेंस रिमाइंडर यानी कि k जो कि रिमाइंडर है इज़ इक्वल टू 1। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लास्ट 1 और 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर वेयर एप्लीकेबल। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इस तरह का नंबर आए तो हमने लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। पूरा नंबर हमने नहीं बताना, बस लास्ट 2 डिजिट जो हैं वो बताने हैं। बायनॉमियल थ्योरम के अकॉर्डिंगली मैंने इसे एक्सपेंड कर दिया है। फर्स्ट 2 टर्म्स लिखी हैं और यहाँ पर मैंने लास्ट 3 टर्म्स को लिखा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, जो ये लास्ट 2 टर्म्स है जिनको मैंने ब्लू से लिखा है इनको छोड़ दूंगी। बाकी तमाम टर्म्स में से मैं 10 की पावर 2 को कॉमन ले लूँगी। इसकी रीज़न क्या है, अब सबसे पहले तो आप ये देखिए ना कि ये जो थर्ड लास्ट टर्म है ना, ये वाली थर्ड लास्ट टर्म, इसमें जो पावर है 10 की वो क्या है 2। यानी कि इन तमाम टर्म्स में से ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10 की पावर 2 ले सकती हूँ क्योंकि थर्ड लास्ट टर्म में जो है 10 की पावर वो 2 है, इससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकती। अब ये देखिए फर्स्ट से लेकर थर्ड लास्ट टर्म तक मैंने तमाम टर्म्स में से 10 की पावर 2 को कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने के बाद मैंने बाकी टर्म्स जो हैं वो नहीं लिखी, बस मैंने ब्रैकेट में उनको शो कर दिया है कि रिमेनिंग टर्म्स बच गई हैं। इसके अलावा ये लास्ट 2 टर्म्स भी मेरे पास बच गई हैं। अब मैंने इन टर्म्स में से 10 की पावर 2 को कॉमन क्यों लिया है और इन लास्ट टर्म्स को इसी तरह से क्यों मैंने रहने दिया है, इसकी रीज़न मैं भी आपको बताती हूँ। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर सेकंड लास्ट टर्म में मेरे पास सिर्फ 10 की पावर 1 थी, इस वजह से मैं इसमें से 10 की पावर 2 को कॉमन नहीं ले सकती थी। इसी रीज़न की वजह से मुझे ये टर्म छोड़नी पड़ी और मैंने फिर फर्स्ट से लेकर थर्ड लास्ट टर्म तक तमाम टर्म्स में से 10 की पावर 2 को कॉमन लिया। अभी सबसे पहले हम इनको सॉल्व करके इनकी वैल्यू निकालते हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने 10 की पावर 2 को कॉमन क्यों लिया था। इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करूँ, सॉल्व करूँ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो मेरे पास वैल्यू आती है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इन टर्म्स में से मैं 10 की पावर 2 को कॉमन क्यों लिया। देखिए आपके पास चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, चाहे 71 हो, चाहे ये वाला नंबर हो या इससे भी बड़ा नंबर हो सकता है, ठीक है। जब आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लाई, 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड की बात नहीं कर रही, तो क्या होगा उसके एंड पर 2 ज़ीरो आ जाएंगे। यानी कि लास्ट पर हमारे पास 2 ज़ीरो आ जाएंगे। उससे क्या होगा, जब हमारे पास इस तरह का नंबर आ जाएगा इसकी जगह पर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यही नंबर आप सपोज कर लें कि आ गए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस नंबर को इसमें ऐड करती हूँ तो मेरे पास ऐड करने के बाद लास्ट में जो ये 2 डिजिट होंगे ये एज इट इज़ ही आ जाएंगे, इनमें चेंज नहीं आएगा। इसी वजह से जब हम इस रिमेनिंग टर्म्स की वैल्यूज़ को 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो वैल्यूज़ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उन वैल्यूज़ के एंड पे 2 ज़ीरो आएंगे, ठीक है। और फिर वो वैल्यूज़ जब हम इस नंबर में ऐड करेंगे तो जो ये लास्ट 2 डिजिट हैं ये एज इट इज़ ही रहेंगे। तो फिर मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, इट विल बी अ बिग वैल्यू विथ लास्ट 2 डिजिट्स आर ज़ीरो प्लस दिस नंबर। अब यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा यानी कि जो यूनिट डिजिट होगा वो 5 होगा और लास्ट 2 डिजिट्स होंगे वो 25 होंगे। यही इसका आंसर है। आई होप आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला।
नो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी। पार्ट ए की तरह इसको भी हम चाहें तो 30 + 7 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहें तो इसको 40 - 3 की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। मैं इसको ऑप्ट करूँगी, ये वाला ऑप्शन मैंने चूज़ कर लिया, आप चाहें तो इसको भी चूज़ कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। अब इसके ऊपर बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द बायनॉमियल थ्योरम मैंने फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 3 टर्म्स ओपन कर दिए। अब ये लास्ट 2 टर्म्स को छोड़कर बाकी टर्म्स में से देखें आप, तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 की पावर जो 2 है उसको ही हम कॉमन ले सकते हैं, इससे ज़्यादा हम जो पावर है वो कॉमन नहीं ले सकते, और एक्चुअली हमें यही चाहिए। और ये क्यों चाहिए ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, दोबारा से हम डिस्कस कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे बस रिमेनिंग टर्म्स लिखूँगी, ये तमाम टर्म्स दोबारा नहीं लिखूँगी। लास्ट 2 टर्म्स को मैं कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करके लिखती हूँ, तो मेरे पास ये वाली वैल्यूज़ आती हैं। अब एक्चुअली हमने क्या करना है, हमने लास्ट 1 और 2 डिजिट जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं या प्रिडिक्ट करने हैं कि ये जो आंसर हमारा फाइनली जो आंसर आएगा उसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे। अब हम चाहते हैं कि ये जो आंसर हमारा आया है ये 33, हमारा यही आंसर जो है 33 ही रहे। उस वजह से आपको, जैसे मैं प्रीवियस पार्ट में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कि हम यहाँ पे वो वाला नंबर कॉमन लेते हैं। जैसे कि अगर मैं 30 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आता है 900। अब जैसे मैं 900 को जितनी बड़ी मर्जी वैल्यू हो उसके साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी, आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लिकेशन, जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी किसी भी नंबर के साथ, तो लास्ट पे जो है वो मेरे पास जो वैल्यूज़ आएंगी उसके साथ 0 0 तो ज़रूर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला नंबर आता है, ऐसे ही मैं प्रेडिक्ट कर लेती हूँ, ये नंबर आता है। तो अब जब मैं इसको, इस नंबर को इसमें ऐड करूँगी, ठीक है, तो क्या होगा, मेरे ये जो लास्ट 2 डिजिट हैं ये एज इट इज़ ही रहेंगे, जैसे मैंने पार्ट ए में आपको एक्सप्लेन किया है। तो फिर मैं इसकी जगह पे लिख सकती हूँ कि कोई भी नंबर बन सकता है बट उसके जो लास्ट 2 डिजिट होंगे वो 0 होंगे, प्लस दिस नंबर। अब हम बात करते हैं अपने इस नंबर की, हैंस लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 37 की पावर 7 इज़ इक्वल टू, ये 2 डिजिट ही रहेंगे, जैसे मैं अभी आपको डिस्कस करके समझा चुकी हूँ। ये फाइनल आंसर है। अब सी पार्ट है 29 की पावर 10, इसको आप 30 - 1 की पावर 10 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको 20 + 9 की पावर 10 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगी इस पॉजिटिव वाले नंबर को। अब बायनॉमियल थ्योरम के ज़रिए इसको एक्सपेंड करूँगी। प्रीवियस पार्ट की तरह मैंने फर्स्ट 2 और लास्ट 3 टर्म्स ओपन कर लिए। लास्ट 2 टर्म्स को छोड़कर फर्स्ट से लेकर थर्ड लास्ट टर्म तक अगर आप टर्म्स को गौर से देखें तो इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 की पावर 2 को कॉमन ले सकती हूँ, और मुझे यही चाहिए। तो मैंने इनमें से 20 की पावर 2 को कॉमन ले लिया है, बाकी जो टर्म्स बची हैं उनको मैंने ऐसे लिख दिया रिमेनिंग टर्म्स। अब जो लास्ट 2 टर्म्स है ना, एक ये वाली और एक ये वाली, इसको अपने कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करके इसका आंसर यहाँ पर लिख लेना है, कंबाइन करके लिख लीजिएगा। तो मेरे पास ये वाला नंबर आ रहा है। अब आपको पता है क्योंकि ये बन जाएगा 400, और जब 400 को हम इस वाली टर्म्स के अंदर अंदर वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनको ऐड करके जो भी इसका सम आएगा उसको हम 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट पर हमारे पास 2 0 तो आए ही आएंगे। और जब फिर उस नंबर को हम इस नंबर में ऐड करेंगे तो लास्ट पे क्योंकि 2 0 आ रहे होंगे, तो इस वजह से ये वाली वैल्यू हमारे पास फाइनल नंबर में भी ये जो आंसर आएगा उसमें ये 0 1 तो एज इट इज़ ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम सॉल्व करें तो इधर कोई भी नंबर आ रहा है, मैं ऐसे ही रैंडम लिख रही हूँ, ठीक है, कोई भी नंबर आ रहा है, तो क्योंकि उसके लास्ट पे 2 0 होंगे तो जब हम ऐड करेंगे तो फिर फाइनल जो नंबर आएगा वो भी लास्ट पर यहाँ पर 0 1 ही आएगा। यहाँ पर जो मर्ज़ी वैल्यूज़ आए उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर फाइनली हमने यहाँ पर लिख देना है, ए नंबर हैविंग लास्ट 2 डिजिट्स विल बी 0 प्लस दिस नंबर। तो फाइनली हमें पता चल चुका है कि लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ दिस नंबर विल बी 0 1 एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट, इसमें उन्होंने पूछा है कि अगर हम इन 2 नंबर्स को ऐड करें तो इनका सम ले लें तो ये लार्जर होगा या ये वाला लार्जर नंबर होगा।
अब सबसे पहले जो ये नंबर जो सबसे बड़ा नज़र आ रहा है, इसको हम एक्सपेंड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ बायनॉमियल थ्योरम। अब क्योंकि हमने इसके ऊपर बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करना है तो 102 को टू नंबर्स में ब्रेक डाउन कर देंगे। हम इस तरह लिखे 100 + 2, तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा एक्सपेंड करना। यहाँ पर मैंने 2 टर्म्स शो कर दी हैं, अब 3 टर्म्स भी लिख सकते हैं। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 50c0 = 1, तो यहाँ पे रह जाएगा 100 की पावर 50। 2 की पावर 0 भी 1 होता है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर 50 कॉम्बिनेशन 1 जो है वो 50 आता है, और 100 की पावर 49 ये भी हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। 2 की पावर 1 है तो 2 भी साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 2 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाता है, तो फिर मैं ये लिख सकती हूँ 100 एंड 100 की पावर 49। अब ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब हम सबसे छोटे वाले नंबर को 98 की पावर 50 को एक्सपेंड करते हैं। इसको हम इस तरह अगर लिख लें तो ये और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, जैसे 100 - 2। और यही एक्चुअली इसकी टिप है कि सबसे बड़े नंबर को आपने 100 + 2, सबसे छोटे को 100 - 2 में लिखें तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। एक्सपेंड करते हैं इसको इसी तरह से 50 0। फर्स्ट टर्म है 100, 100 की पावर हो गया 50। सेकेंड टर्म है -2, -2 की पावर 0 प्लस फिर 51। फर्स्ट टर्म की पावर एक नंबर कम, और जो सेकेंड टर्म है उसकी पावर 1 हो जाएगी, एंड सो ऑन। अब उसी तरह सिंप्लीफाई करें। 50 कॉम्बिनेशन 0 1 आता है, मल्टीप्लाई 100 की पावर 50, और -2 की पावर 0 भी 1 आता है, तो उसको भी मल्टीप्लाई करें तो फाइनली 100 की पावर 50 ही रह जाता है। अब नेक्स्ट टर्म में देखें ये 50 कॉम्बिनेशन 1 जो है ये इक्वल हो जाता है 50 के, और यहाँ पे देखें इंटू 100 की पावर 49, और यहाँ पे देखें -2 की पावर 1 है, यानी कि माइनस के ऊपर ऑड नंबर है तो ये -2 ही रहेगा। -2 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर -100 आ जाता है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं -100 इंटू 100 की पावर 49, एंड सो ऑन। क्योंकि दरम्यान में माइनस साइन है तो एक टर्म पॉजिटिव होगी, उससे नेक्स्ट नेगेटिव होगी, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरह से ये वाली जो सीरीज़ है चलती जाएगी। अब ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमने 102 की पावर 50 से बनाई थी, उसमें से हम इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि 102 की पावर 50 में से 98 की पावर 50 को सब्ट्रैक्ट करें। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 में से हम ये फर्स्ट 2 टर्म्स लेते हैं, और इसके बाद प्लस साइन एंड सो ऑन, माइनस साइन। अब ये वाली सीरीज़ लिखते हैं। अब अगर हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करें तो ये देखें फर्स्ट टर्म ये वाली 100 की पावर 50 है, इसके साथ में अगर नेक्स्ट वाली ब्रैकेट की ये फर्स्ट टर्म लिखूँ तो इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसके बाद मैं इसकी सेकेंड टर्म लिखती हूँ, और फिर ये माइनस और माइनस, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे इस माइनस की वजह से ये भी टर्म जो है माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पे आएगा 100 की एंड 100 की पावर 49, एंड सो ऑन। अब देखिए फर्स्ट 2 टर्म्स तो कैंसिल आउट हो गई। अब ये जो 2 टर्म्स हैं ये सेम है, और दोनों के साइन भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये ऐड हो जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स प्लस माइनस। अब इस तरह होगा क्या कि दोनों ब्रैकेट्स में से एक एक टर्म जो है वो कटती जाएंगी, इनके कट डाउन हो जाएगी, और फिर उससे नेक्स्ट टर्म जो है वो ऐड होती जाएंगी। अभी देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा कि यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 100 की पावर 49, यानी कि यहाँ पे 100 की पावर 1 है और 100 की पावर 49। अब ये देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और आपको पता ही है इस रूल का कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। तो हम इनको इस तरह लिख सकते हैं 100 की पावर 1 + 49, इसका मतलब है 100 की पावर 50 के इक्वल हो जाता है ये। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 100 की पावर 50 प्लस इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स इसके अंदर मौजूद हैं।
अब आप ज़रा मेरी बात गौर से समझिए। यहाँ पे देखिए, इस सीरीज़ को देखिए, जो फाइनली हमारे पास आंसर आया है, इसकी पहली टर्म ही 2 टाइम्स 100 की पावर 50 है। ठीक है, यानी कि इस पूरी सीरीज़ में जो पहली टर्म है वो ही 2 टाइम्स 100 की पावर 50 है, जबकि क्वेश्चन में हमारे पास एक और नंबर भी है 100 की पावर 50, ओनली 100 की पावर 50। तो इसका मतलब है ये वाली जो चीज़ है ये इस नंबर से तो बड़ी है, और ये जो सीरीज़ है ये एक्चुअली किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो इसका मतलब है ये दोनों जो हैं वो इससे बड़ी वैल्यूज़ हैं। तो हम यूँ लिख सकते हैं, इज़ ग्रेटर देन 100 की पावर 50। अब अगर मैं इस नंबर को उठाकर यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ तो मेरे पास रह जाएगा ये नंबर यहाँ पर, लेकिन साइन जो ग्रेटर वाला है वो एज इट इज़ रहेगा, प्लस 98 की पावर 50। तो फाइनली जो हम प्रूव करना चाह रहे थे वो हमने प्रूव कर लिया है, एंड दिस इज़ अ फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी। इसमें भी देखिए हमारे पास एक है ये वाला नंबर सबसे छोटा और एक है सबसे बड़ा नंबर। इसको हम लिख सकते हैं 50 माइनस 3 की पावर 30, और इसको हम लिख सकते हैं 50 प्लस 3 की पावर 30। और क्वेश्चन सेम ही है कि हमने चेक करना है कि इनका सम की वैल्यू बड़ी होगी या इसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू को बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंगली एक्सपेंड करेंगे, इस दफ़ा मैंने 3 टर्म्स को एक्सपेंड किया है ताकि आपको क्वेश्चन ज़्यादा इजीली समझ आ सके। जब इनको सिंप्लीफाई कर लें तो फर्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास इस तरह से आती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब जो सबसे छोटा वाला नंबर है वो ये वाला है, उसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब टर्म्स तो ये सारी की सारी सेम होंगी, बस क्या होगा कि पहली वाली टर्म पॉजिटिव होगी, दूसरी नेगेटिव होगी, फिर थर्ड पॉजिटिव होगी, फिर नेगेटिव होगी, एंड सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट टर्म तो आपस में कट जाएंगी, लेकिन जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी देखिए दोनों जो है वो पॉजिटिव टर्म हो गई हैं, इस वजह से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ऐड हो जाएंगी। लेकिन उससे नेक्स्ट टर्म जब हम इस टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि बाहर माइनस साइन है, तो ये माइनस प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा, तो ये वाली टर्म भी कट जाएंगी। लेकिन उससे नेक्स्ट टर्म फिर जो होंगी ना वो ऐड हो जाएंगी। इस तरह से ये चलता जाएगा। अब हम ये टर्म जो हैं जो पॉजिटिव की हैं और सेम है, इनको अगर हम ऐड करें तो ये बन जाता है 180 50 की पावर 29। अब अगर हम 180 को इस तरह लिखें 50 प्लस 130, और बाहर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 50 की पावर 29 के साथ। अब जब ये 50 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है बेस सेम हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 50 की पावर 30 में। तो एक टर्म तो हमारे पास आ जाएगी 50 की पावर 30, और दूसरी टर्म आ जाएगी जब 130 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 130 इंटू 50 की पावर 29। अब देखिए इन दोनों की जो वैल्यू है वो ये वाली है। इनमें जो फर्स्ट टर्म है वही एक्चुअली 50 की पावर 30 है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी और भी टर्म्स हैं, तो ऑब्वियसली फिर ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये 50 की पावर 30 अकेले 50 की पावर 30 से बड़ी वैल्यूज़ हैं, क्योंकि इसमें 50 की पावर 30 भी शामिल है, इसके अलावा और भी बहुत सारी टर्म्स शामिल हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ जो होंगी ऑब्वियसली खाली इनके अकेले 50 की पावर 30 से बड़ी ही होंगी। अब क्योंकि ये वाली चीज़ इसके इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो टर्म्स हैं इनके दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है वो इससे बड़ा है, तो हम इस तरह लिखेंगे। अब देखिए 53 की पावर 30 में से 47 की पावर 30 सब्ट्रैक्ट करें तब भी जो वैल्यूज़ आती हैं वो 50 की पावर 30 से ज़्यादा आती हैं। अब इस टर्म को इधर ले आए तब भी 53 की पावर 30 जो है होगा, यानी कि उसकी वैल्यू जो होगी वो फिर भी इन दोनों से बड़ी ही होगी। तो फाइनली जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव कर लिया है कि इसकी वैल्यू जो है इन दोनों की सम से ज़्यादा ही होगी, एंड दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये देखें, इस नंबर को मैं इस तरह लिख सकती हूँ
और इस नंबर को इस तरह। अब सबसे पहले इसको बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए एक्सपेंड करती हूँ। अब इस क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म जो है वो शो कर दी हैं, बाकी मैंने इस तरह से डॉटेड लाइन में शो कर दी। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स को मैंने सिंप्लीफाई करके इस तरह लिखा है। अब ये देखें लास्ट टू टर्म्स यानी 15C14 को सॉल्व करें तो हमारे पास 15 आता है, और यहाँ पे 10 की पावर 1 को मैंने एज इट इज़ ही रहने दिया है, उसकी रीज़न है। और यहाँ पे 2 की पावर 14 को भी एज इट इज़ रहने दिए। अब मैंने इनको मल्टीप्लाई नहीं किया, उसकी रीज़न मैं अभी आपको बताती हूँ। लास्ट में देखें 15C15 1 के इक्वल हो जाएगा, और 10 की पावर 0 भी 1 के इक्वल हो जाएगा, और लास्ट में सिर्फ बचेगा 2 की पावर 15। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 2 की पावर 15 रह जाएगा। अब यहाँ पे देखें 10 माइनस 2 की पावर 15 और 10 प्लस 2 की पावर 15, इसको भी जब मैं बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए एक्सपेंड करूँगी तो मेरे पास इसी तरह से टर्म्स आएंगे। बस क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, एक नेगेटिव होगी, और इसी तरह से क्योंकि -2 की पावर 14 होगा तो यहाँ पे माइनस के ऊपर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए ये वाली टर्म भी इसी तरह से लिखी जाएगी 2 की पावर 14। लेकिन यहाँ पर देखें ज़रा, -2 के ऊपर जो है वो ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर होगा तो माइनस माइनस रहेगा, तो चाहे इस माइनस को बाहर ला के इस पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई कर लें और इस तरह से लिख लें -2 रेज़ टू पावर 15। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये आ चुकी है, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ चुकी है। क्वेश्चन हमारा ये है कि हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है और फिर देखना है हमारे पास क्या वैल्यू आती है। अब जब देखें हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स 10 की पावर 15, क्योंकि सेम नंबर्स है ना। लेकिन जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव कट जाएंगे, तो ये टर्म तो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए हम इसको नहीं लिख सकते। अब लास्ट तक चले जाएं, ये देखिए ये जो लास्ट टर्म है क्योंकि इनके साइन ऑपोजिट है, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये टर्म्स भी कट जाएंगी। लेकिन सेकेंड लास्ट टर्म जो है वो दोनों के साइन सेम है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये देखिए 15 + 15 30 10 एंड 2 की पावर 14। एक्चुअली इसमें आप कंफ्यूज ना हो, देखें ये टर्म्स जो है 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स 15 × 10 × 2 रेज़ टू पावर 14, इस तरह समझ लीजिए। ये 2 टाइम्स है ना, जैसे a + a होता है तो आप लिखते हैं 2 टाइम्स a। अब जब आप 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 30 ही आएगा, जो कि मैंने पहले लिखा था। तो यहाँ आ जाएगा 30, 10 की पावर 1 एंड 2 की पावर 14। अब आप सोच रहे होंगे स्टिल मैंने 10 की पावर 1 को इससे मल्टीप्लाई नहीं किया, उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि क्वेश्चन ये है कि हमने ये शो करना है कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो जो भी टर्म्स आती हैं वो तमाम की तमाम टर्म्स जो हैं वो हम उनको 10 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी वो कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती हैं और उनका रिमाइंडर 0 होगा। अब देखिए इसमें जो सबसे लास्ट टर्म है उसमें 10 की पावर 1 है, यानी कि अगर हम इनमें से कॉमन लेना चाहें 10 को तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 की पावर 1 ही कॉमन ले सकते हैं। और ये जो बाकी रिमेनिंग टर्म्स होंगी उनको मैं फ़िलहाल ऐसे ही लिख लेती हूँ, रिमेनिंग टर्म्स। तो अगर मैं उन रिमेनिंग टर्म्स को m का नाम दे दूँ तो मैं इसको 10m लिख सकती हूँ। साथ में लिखते हैं इट इज़ वेरी क्लियर दैट इक्वेशन नंबर 3 इज़ डिविजिबल बाय 10। हमने 10 को कॉमन ला के भी देख लिया है, और अगर हम इसको 10 से डिवाइड कर दें तो ऑब्वियसली फिर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और इसका रिमाइंडर हो जाएगा 0। आपको पता है क्योंकि 10 जो है हर टर्म में एज ए फैक्टर मौजूद है, ठीक है। तो इसकी हर टर्म को हम अगर 10 से अलग-अलग भी डिवाइड करें तब भी सबके रिमाइंडर जो हैं वो 0 0 आते जाएंगे। तो अगर हम इनको ऐड भी कर लें तो फाइनली रिज़ल्ट भी 0 आता है। और अगर हमने इस 10 को जब कॉमन लिया है तो अब हम इसको एज ए कंबाइन भी जब डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10 जो है फैक्टर है रिमेनिंग टर्म्स का, तो फिर भी कम्प्लीटली डिविजिबल है और फिर इसका रिमाइंडर जो होगा वो 0 हो जाएगा। सो फाइनल आप इस तरह से एक स्टेटमेंट लिख दें और यही इसका आंसर है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। नो, क्वेश्चन नंबर 7 ये भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन है।
तो सबसे पहले तो हम इस नंबर को बायनॉमियल थ्योरम के अकॉर्डिंगली एक्सपेंड कर लेते हैं। इसको हम इजीली इस तरह लिख सकते हैं 20 प्लस 2 टू रेज टू पावर 25, और इसको हम जब एक्सपेंड करेंगे तो उसको हम लिखेंगे 20 माइनस 2 रेज टू पावर 25। एनीवे हम अब इसके ऊपर बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं। अब अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इस टर्म की जगह पे ये वैल्यू आएगी, इस टर्म की जगह पर ये वैल्यू आएगी। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से सेकेंड लास्ट टर्म 25 कॉम्बिनेशन 25 के इक्वल होगा। 20 की पावर 1 और 2 की पावर 4 यहाँ पे ये आ जाएगी वैल्यू, और यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करें 25 कॉम्बिनेशन 25 1 के इक्वल है, 20 की पावर 0 1 के इक्वल है, और 20 की पावर 25 ये एज इट इज़ आएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 25। तो समझिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी तरह से हम इस नंबर को लिख सकते हैं 20 माइनस 2 के पावर 25, और अब देखें ये जब हमने इस वाले नंबर को एक्सपेंड किया तो ये वैल्यू आई। अब जब हम दरमियान में प्लस की बजाय माइनस साइन होगा तब भी यही वैल्यूज़ आएंगी, सिर्फ साइन में थोड़ा चेंज आ जाएगा। पहली टर्म पॉजिटिव होगी और दूसरी टर्म जो है वो नेगेटिव होगी। वो कैसे, देखें जो सेकेंड टर्म हम लिखेंगे तो एक्चुअली हम लिखेंगे -2 की पावर 1, क्योंकि हम इसको भी इस तरह लिख सकते हैं 20 प्लस -2 की पावर 25। तो a जो है वो 20 के इक्वलेंट हो जाता है और जो b है वो -2 के इक्वलेंट हो जाता है। तो हम अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो सेकंड टर्म हमारे पास ये आती है। तो ये माइनस जो है क्योंकि इसके ऊपर ऑड नंबर है तो ये माइनस एज इट इज़ रहेगा, और फिर ये फाइनली इस पॉजिटिव साइन को माइनस में कन्वर्ट करेगा। इसी तरह से ये वाली टर्म तो हमारे पास पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर देखें जो पावर है वो 24 है जो कि इवन नंबर है। लेकिन जब लास्ट टर्म हम लिखेंगे तो हमारे पास एक्चुअली होगा -2 की पावर 25, यानी कि लास्ट टर्म ये वाली बनेगी। तो जब हम -2 के ऊपर देखेंगे कि पावर जो है वो ऑड नंबर है तो ऑब्वियसली हमें समझ आ जाएगा कि ये जो लास्ट टर्म है ये नेगेटिव होगी, क्योंकि जब भी नेगेटिव साइन के ऊपर पावर ऑड होती है तो वो पूरी टर्म को ही नेगेटिव कर देती है। इस वजह से यहाँ पर जो लास्ट टर्म बनेगी वो नेगेटिव होगी। अब देखिए क्वेश्चन ये कि हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, यानी कि एक्चुअली हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करना है। अब हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे, अब ये देखें ये फर्स्ट 2 टर्म्स जब ऐड होंगी तो ये 2 टाइम्स 20 की पावर 25 हो जाएंगी। लेकिन जब ये दोनों टर्म्स ऐड होंगी तो ये क्योंकि साइन डिफरेंट हैं तो ये कट डाउन हो जाएंगी, तो फिर उससे नेक्स्ट टर्म ही इसमें ऐड हो सकती है। अब लास्ट 2 टर्म्स को देख लेते हैं। जब ये 2 टर्म्स ऐड होंगी क्योंकि इनके साइन जो हैं वो सेम है तो 25 में 25 ऐड करेंगे तो 50, 20 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 24, तो ये इस तरह से टर्म बन जाएगी। लेकिन जब हम लास्ट टर्म ऐड करेंगे तो एक के साथ पॉजिटिव साइन है और एक के साथ नेगेटिव साइन है, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कट जाएंगी। तो हमारे पास जो फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा उसमें तमाम पॉजिटिव टर्म्स ही होंगी। अब आप इन तमाम टर्म्स को गौर से देखें। फर्स्ट टर्म में भी 20 है एज ए फैक्टर, उसकी पावर 25 है, और लास्ट टर्म में भी 20 है एज ए फैक्टर और उसकी पावर 1 है। यानी कि ये जो सीरीज़ बन रही है हमारे पास उसमें हर टर्म में 20 मौजूद है। अब हम चाहें तो ये भी डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हैं कि इट इज़ डिविजिबल बाय, इसका इक्वेशन नंबर 3 नाम रख लें तो हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 इज़ डिविजिबल बाय 20। ठीक है, हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं। और यहाँ पर हम जैसे करते आए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में कि हम पूरी सीरीज़ में से 20 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम 20 की पावर 1 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं ले सकते इस वजह से कि लास्ट टर्म में सिर्फ 20 की पावर 1 है, इससे ज़्यादा हम कॉमन नहीं ले सकते। तो हम 20 की पावर 1 को कॉमन ले लेते हैं, तो जो बाकी टर्म्स बचेंगी हम उनको लिख लेते हैं रिमेनिंग टर्म्स। अब क्योंकि 20 हर एक टर्म का फैक्टर है तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 20m। हम लास्ट में लिखेंगे, इसका नाम हमने एक्चुअली m रख दिया है। आप चाहें तो इसी तरह ही रहने दें, आपकी मर्ज़ी है, चाहें आप इसका कोई एक नाम रख लीजिए। हम लास्ट में कह सकते हैं हेंस इक्वेशन नंबर 3 इज़ डिविजिबल बाय 20। अगर ये डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर जो है वो 0 है। अब इक्वेशन नंबर 3 कहाँ से आई है?
इन दोनों नंबर्स को ऐड करने के बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आई है। तो इसका मतलब है कि फाइनली वी कैन से डैट कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें देन इट इज़ डिविजिबल बाय 20 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। बस इसी तरह से आपने सॉल्व करना है और यही इसका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। नंबर 8 यूज बाइनोमियल थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5 रेज़ टू पावर 103 इज डिवाइडेड बाय 13। अब इसमें भी हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है मगर हमने हेल्प लेनी है बाइनोमियल थ्योरम की। तो सबसे पहले तो हमने कोशिश करनी है कि ये 5 की जगह पे कोई इस तरह का नंबर आ जाए जो 30 का मल्टीपल हो। 31 से 30, 32 से 26। क्या हम 5 की जगह पे 26 बना सकते हैं? तो एक क्लू है, अगर हम 5 स्क्वायर ले लें तो यहाँ पे 25 बनता है और 25 को हम 26 में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम लिख लें 26 माइनस 1 तो ये 25 के इक्वल हो जाता है। तो फिर एक्चुअली हमने न्यूमरेटर में 25 बनाना है मगर इशू ये है कि यहाँ पर ऑड नंबर है। तो सबसे पहले तो हम इसको इवन नंबर में कन्वर्ट करेंगे। हम सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन करेंगे, एक पावर को लैदा करेंगे और फिर हमारे पास ये इवन नंबर में पावर आ जाएगी। ये पावर हम इवन नंबर में क्यों लाए हैं अभी आपको पता चल जाएगा। अभी देखिए 5 तो मैंने एज इट इज़ लिखा, इस वाले नंबर को मैं इस तरह से लिखूँगी 5 स्क्वायर। अब अगर मैं 102 को 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास ये वैल्यू आती है। अब अगर मैं 5 स्क्वायर की पावर 51 करूं तो ऑब्वियसली 251 से मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा 102 ही पावर बनेगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी इंशाल्लाह ताला। डिवाइडेड बाय 13, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और जो हमने सोचा था फाइनली हम वो करेंगे। हम 25 की जगह पे लिखेंगे 26 माइनस 1 की पावर 51 डिवाइडेड बाय 30। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स जो है, लास्ट टर्म को छोड़कर बाकी तमाम टर्म्स में 26 की जो है 1 पावर मौजूद है। तो अगर हम फर्स्ट टर्म से लेकर सेकेंड लास्ट टर्म तक तमाम टर्म्स में से 26 को कॉमन ले लें तो बाकी की टर्म्स को हम रिमेनिंग टर्म्स लिख लेते हैं। और ये जो लास्ट टर्म है इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास सिर्फ -1 की पावर 51 रहता है। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब अगर हम रिमेनिंग टर्म्स को इस तरह लिख लें 26m प्लस -1 रेज़ टू पावर 51। अब यहाँ देखिए फर्स्ट से लेकर सेकेंड लास्ट टर्म तक तमाम टर्म्स में 26 है तो ये तमाम टर्म्स जो हैं वो 13 से डिविजिबल हैं बिकॉज इन तमाम टर्म्स में 26 है और आप इजीली इसको डिवाइड कर सकते हैं। 13 1 द 31 एंड 32 ज़ा 26। सो यहाँ पे आपने डिवाइड नहीं करना, बस आपको पता होना चाहिए कि डिविजिबल है। तो फाइनली आप लिखेंगे आर टर्म्स आर डिविजिबल बाय 13 एक्सेप्ट लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म सिर्फ बचेगी -1 की पावर 51 लेकिन बाहर जो है वो 5 भी होगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली बचेगी वैल्यू 5 और ये -1 के ऊपर पावर 51 है और नंबर है तो ये -1 वैल्यू बचेगी। तो रिमाइंडर फाइनली हमारे पास -5 होगा। अब आप लोगों ने यहाँ पे ये नहीं सोचना कि -1 की पावर 51 13 ओवर 13 रिमाइंडर है, ये नहीं है। जैसे मैं आपको मॉडुलो की प्रॉपर्टी बता चुकी हूँ कि -1 एक छोटा नंबर है, अगर आप इसको डिवाइड कर बड़े नंबर से तो रिमाइंडर भी वही आता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में अच्छे से समझाई है, आई होप आपको याद होगी। अब आपको एक और प्रॉपर्टी भी याद होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई थी कि अगर माइनस में आपके पास रिमाइंडर आ जाए तो आपने उसमें डिवाइज़र ऐड कर देना है और डिवाइज़र क्या है यहाँ पर 13। सो फिर आप लिखेंगे पॉजिटिव फाइनल रिमाइंडर के लिए डिवाइज़र प्लस -5 यानी कि 13 प्लस -5 इज इक्वल टू 8। तो 8 आंसर आ रहा है। सो 8 इज़ द रिमाइंडर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। बहुत ही आसान था, इंटरेस्टिंग भी था। नो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ये तो बहुत ही आसान है, आपको पता है 9 2 ज़ा क्या होता है 18। तो हम 17 को लिख सकते हैं 18 माइनस 1। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। अब इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ 18 प्लस -1। ठीक है, अब यहाँ पे -1 की पावर 0 फर्स्ट टर्म हो गई, सेकेंड टर्म ये सेकेंड लास्ट टर्म एंड दिस इज़ द लास्ट टर्म। अगेन वही बात कि फर्स्ट से सेकेंड लास्ट टर्म तक अगर आप देखें तो आपके पास जो 18 है वो एज ए फैक्टर मौजूद है। तो हम 18 को 9 से कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं तो ऑब्वियसली इसका रिमाइंडर, इन तमाम टर्म्स का रिमाइंडर जो होगा वो 0 ही होगा।
जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बता चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं देखा, काइंडली जाके इसको ज़रूर देख लीजिए। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है मैंने क्लियर किए हैं। अब अगर इन तमाम टर्म्स में से मैं 18 कॉमन ले लूँ तो हम इन तमाम टर्म्स में से ज़्यादा 18 की पावर 1 को ही कॉमन ले सकते हैं। तो फिर बाकी की जो टर्म्स रह जाएंगी उनको मैंने बस रिमेनिंग टर्म्स का नाम दे देना है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं। ये जो लास्ट टर्म है आपको पता है, इसमें सिर्फ हमारे पास वैल्यू बचेगी -1 की पावर 17। अच्छा, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 18 और इस तमाम रिमेनिंग टर्म्स को हम m का नाम दे सकते हैं। फिर आप लिखेंगे एज ऑल टर्म्स फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड लास्ट टर्म्स आर डिविजिबल बाय 9, तो उनका जो रिमाइंडर होगा वो 0 ही होगा। तो अब हमारे पास इन तमाम टर्म्स का रिमाइंडर तो 0 होगा क्योंकि ये कम्प्लीटली डिविजिबल हैं और फिर ऑब्वियसली इनका रिमाइंडर 0 है। लेकिन फिर हमारे पास कौन सा रिमाइंडर बचा है, वो ये। अब इसकी पावर देखिए, ऑड नंबर है तो ऑब्वियसली माइनस जो है वो माइनस ही रहेगा। लेकिन हमें तो पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए, उसके लिए हम उसमें डिवाइज़र ऐड करेंगे जो कि 9 है। 9 प्लस -1, तो हमारे पास फाइनल जो रिमाइंडर आया है वो 8 है। इसमें हमने डिवाइज़र क्यों ऐड किया है ये भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में, बल्कि बहुत सारे क्वेश्चंस में एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज़ लार्जर, दिस वन और दिस वन। अब हमें ये तो क्लियरली पता है कि ये 1000 है। अब हमने ये चेक करना है कि 1.1 की पावर अगर 10,000 हो तो एक्चुअली ये कौन सा नंबर बनता है। तो हम 1.1 को इस तरह से लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द बायनॉमियल थ्योरम, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 टर्म्स ही लिखी हैं, 2 स्टार्ट में लिख ली है और एक एंड पे लिख ली है। वैसे एंड वाली ना भी लिखें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 10,000 कॉम्बिनेशन 0 आपको पता है ये 1 की इक्वल होता है, 1 की पावर 10,000 ये भी 1 की इक्वल होता है, 0.1 की पावर 0 ये भी 1 की इक्वल होता है। तो ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी तो यहाँ पर एक्चुअली 1 ही आएगा। तो यहाँ पहली टर्म में 1 आ गया। अब 10,000 कॉम्बिनेशन 1 ये इक्वल होगा 10,000 के 1 की पावर 9,999 जो है ये 1 के इक्वल ही होगा। 0.1 जो है वो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसकी पावर 1 है। बाकी टर्म्स हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम 10,000 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सिर्फ 1000 वैल्यू बचती है। इसके अलावा भी इस सीरीज़ में बहुत सारी टर्म्स हैं। अब आप देखिए, अगर हमने 1.1 को जिसकी पावर 10,000 है उसको ओपन किया है तो फर्स्ट 2 टर्म्स की वैल्यू ही 1001 आ चुकी है। तो इसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारी टर्म्स हैं, जब हम उनको भी ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 1000 से ज़्यादा ही होगी। तो इसका मतलब है क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि इसको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 1000 से ज़्यादा है। तो वो क्लियरली नज़र आ रहा है कि इसकी वैल्यू जो है वो 1000 से ज़्यादा है। इवन फर्स्ट 2 टर्म में ही ये प्रूव हो चुका है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेटर देन 1000। और ये सीरीज़ किसके इक्वल है, ये सीरीज़ इक्वल है इसके। तो इसकी जगह पे हम फिर ये लिख लेते हैं इज़ ग्रेटर देन 1000। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है ताकि स्टेटमेंट लिखने में आसानी हो। फ्रॉम इक्वेशन 1 इट इज़ क्लियर दैट 1.1 की पावर 10,000 is greater than 1000 even its first 2 terms are greater than 1000. So hence proved. Now क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए भी इजीली लॉजिकल रीजनिंग देकर प्रूव कर सकती हूँ, मगर मैं इस मेथड को प्रेफर नहीं करूँगी। उसकी रीज़न ये है कि एक्सरसाइज 7.4 जो है वो बेसिकली बायनॉमियल थ्योरम और रिमाइंडर के रूल्स पर डिपेंड कर रही है। तो मैं इसमें भी बायनॉमियल थ्योरम और रिमाइंडर्स के रूल्स को फॉलो करते हुए प्रूफ करूंगी ताकि एक तो आपको समझने में आसानी हो, वैसे भी बायनॉमियल थ्योरम जो है वो ज़्यादा इजीली उससे हम सॉल्व भी कर सकते हैं और उसको एक्सपेंड करके रिजल्ट को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी फिर हम बायनॉमियल थ्योरम के जरिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं। इसमें हमने शो करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है डैट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 64, यानी कि ये 64 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यही चीज़ हमने यहाँ पर प्रूफ करनी है। अब यहाँ पे देखिए 64 को देखें और इस एक्सप्रेशन को देखें लेकिन अगर हम गौर करें तो हम 64 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 8 है तो हम इसको भी 8 की फॉर्म में और इसको भी 8 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं।
जैसे अगर मैं इसको लूँ तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ और इस तरह से भी लिख सकती हूँ। यानी मैं इसके ऊपर बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं इस तरह से 9 की जगह पे 1+8 भी लिख सकती हूँ या 8+1 भी लिख सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। मैं इसको इस तरह से सॉल्व करूँगी यानी कि इसके ऊपर बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करूँगी। वैसे इसके ऊपर भी कर सकती हूँ, लेकिन जब मैं इसके ऊपर बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करूँगी तो क्वेश्चन बहुत ईजिली समझ भी आ जाएगा और आपसे सॉल्व भी हो जाएगा। तो फिर जहाँ जहाँ 9 है मैंने उसकी जगह पे 1+8 लिख लिया है। अब इसके ऊपर बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करती हूँ। अभी देखिए इस एक्सप्रेशन के ऊपर मैंने बायनोमियल थ्योरम अप्लाई किया है। ये उसकी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड और ये थर्ड, एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म। -8n ये वाला हो गया और -1+8 ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 1+8 की फॉर्म में यानी कि इस फॉर्म में लिखकर इसके ऊपर बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करने का फ़ायदा क्या हुआ है। इसको जब मैं सॉल्व करूँगी n+1 कॉम्बिनेशन 0, आपको पता है इसकी वैल्यू 1 आती है। 1 की पावर n+1 हो या जो मर्जी पावर हो वो 1 ही रहता है। 8 की पावर 0 है तो ये भी 1 रहेगा। तीनों को मल्टीप्लाई करें हमारे पास 1 आए। अब यहाँ पे n+1 कॉम्बिनेशन आपको पता है सॉल्व करें तो हमारे पास n+1 वैल्यू आती है। अब 1 रेज़ टू पावर n है, इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। 8 रेज़ टू पावर 1 है तो 8 8 ही रहेगा। अब 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 8 1 सा 8, तो इसकी जगह पे मैं 8 लिख देती हूँ। अब यहाँ से असल काम शुरू होता है थर्ड टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक। देखिए थर्ड टर्म में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8²। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8² आ रही है और 8² का मतलब क्या होता है 64। अब इससे जो नेक्स्ट वैल्यू होगी ऑब्वियसली वो 8³ होगी, तो उसका मतलब है 64 × 8 यानी कि वो 3 टाइम्स 8 होगा ना, तो वो बन जाएगा 8 is the 64 and 8। फिर उससे नेक्स्ट टर्म होगी वो 8 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगी अप टू लास्ट टर्म होगी हमारे पास 8 रेज़ टू पावर n+1 होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि थर्ड टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक तमाम टर्म्स में 64 एज ए फैक्टर मौजूद है। ठीक है, क्योंकि थर्ड टर्म में भी 8² है तो इसमें भी 64 है और बाकी टर्म्स में भी 64 तो मौजूद ही मौजूद है। चाहे वो 8 की पावर 4 हो उसमें भी 64 है, चाहे 8 की पावर 3 हो उसमें भी 64 है, चाहे 8 की पावर जितनी मर्जी बड़ी होती जाए 64 एज ए फैक्टर उसमें मौजूद रहेगा। तो मैं अगर इन तमाम टर्म्स में से 8² को कॉमन ले लूँ तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ 8² मल्टीप्लाई रिमेनिंग टर्म्स मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट मैं यहाँ पर रिमेनिंग टर्म्स ही लिख दूँगी। ठीक है, एंड क्लोज्ड, और ये वाली वैल्यूज़ एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में मैं 8² के साथ रिमेनिंग टर्म्स को k लिख देती हूँ। आप चाहें तो m भी नाम रख सकते हैं, रिमेनिंग टर्म्स का नाम m रख लें, k रख लें। अब मैं अगर 8² के साथ 8² को 64 में कन्वर्ट कर दूं तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब मैं ये ब्रैकेट ओपन करती हूँ, यह जगह -1 -8। अब मैं इस ब्रैकेट को भी ओपन कर देती हूँ। इस ब्रैकेट को मैं ओपन करूँगी n 8 से मल्टीप्लाई होगा तो मैं इसे लिख सकती हूँ 8n, और 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो लिखूँगी 8 + 64 के -8n -1। तो अब देखें 1 1 से कट गया, 8n 8n से कट गया, -8 + 8 से कट गया, बाकी क्या बचा 64 की। यानी कि ये सारा एक्सप्रेशन जो है हमने सॉल्व किए तो फाइनली हमारे पास ये 64 की आया, डैट इज़ completely divisible by 64। सो लास्ट में आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये वाला प्रूफ भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। वैसे भी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। Question number 12, if a and b are distinct integers, prove that a minus b is a factor of a raised to power n minus b raised to power n। इसमें भी हमने प्रूफ करना है कि a माइनस बी जो है वो a रेज टू पावर n माइनस बी रेज टू पावर n का फैक्टर है। अब जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया है उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगर हम a में b ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी करें तो आपको पता है अल्टीमेटली जो है ये a रेज टू पावर n के इक्वल ही होगा। लेकिन b ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का हमें फ़ायदा ये होगा कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं
इस तरह से। लेकिन मैं अब इसके ऊपर अभी बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई नहीं करने लगी। मैं इसको अगर इस तरह करूं कि ब्रैकेट में b पहले लिख लूं और a माइनस बी बाद में लिख लूं रेज़ टू पावर n, तो आपको एक तो समझने में भी आसानी होगी और इसका प्रूफ बहुत इजी हो जाएगा, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में भी किया है। अब मैं इस ब्रैकेट के ऊपर बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करने लगी। अभी देखें इस ब्रैकेट पर मैंने बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई किया है। फर्स्ट 3 टर्म शो किए हैं और इसके बाद मैंने लास्ट टर्म भी शो की है, और इसके बाद मैं लिखूंगी माइनस बी रेज़ टू पावर n। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। एन सी ज़ीरो का मतलब होता है, मतलब इसको सॉल्व करें तो 1 आता है। बी रेज़ टू पावर n एज इट इज़ आएगा। a माइनस बी रेज़ टू पावर 0 अगेन 1 के इक्वल होगा। इन तीनों का मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आती है। अब देखिए सेकेंड टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक अगर आप गौर करें तो हमारे पास a माइनस बी एज ए फैक्टर मौजूद है। सेकेंड टर्म में इसकी पावर 1 है और थर्ड टर्म में इसकी पावर 2 है, एंड सो ऑन। लास्ट टर्म में भी a माइनस बी जिसकी पावर n है एज ए फैक्टर हमारे पास मौजूद है। तो हम फिर सेकेंड टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक जितनी भी टर्म्स हैं उनमें क्योंकि a माइनस बी एज ए फैक्टर मौजूद है तो हम a माइनस बी की पावर 1 कॉमन ले सकते हैं। अब जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको मैंने इस तरह से लिख लिया है। इसके बाद मैं ये लिखूँगी। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों टर्म्स आपस में कट जाती हैं। रिमेनिंग टर्म्स की जगह पर मैं चाहे k लिख लूँ चाहे m लिखूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, k m l कुछ भी। अभी देखिए ये जो सॉल्व हुआ है एक्चुअली हमने इसको सॉल्व किया था और ये किसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था। तो फाइनली आप लिखेंगे हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 इट इज़ क्लियर दैट a माइनस बी इज़ अ फैक्टर ऑफ a रेज़ टू पावर n माइनस b रेज़ टू पावर n, और यही हमने प्रूव करना था। फाइनली हमने प्रूव कर लिया है। शो दैट दिस एक्सप्रेशन इज़ डिविजिबल बाय 6। अब इस क्वेश्चन में एक इशू है कि इसमें जो 8n दिया हुआ है ना, इसकी वजह से ये एक्सप्रेशन जो है इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। अब अगर हम इस स्टेटमेंट को लें, इस एक्सप्रेशन को लें, ना तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व होता है ना बायनॉमियल थ्योरम से सॉल्व होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर या तो फिर 18 है, ठीक है, 18n होगा, या फिर ये 12n होगा। सो वी सपोज कि यहाँ पर 18 है। अब अगर हम इसको इस तरह लिख लें, 6 की पावर 1 जो है लैदा कर लें तो फिर बाकी यहाँ पर n+2 पावर्स रह जाएंगी। यहाँ पे 18 की जगह 6 इंटू 3n लिख लें। अब हम इनमें से 6 को कॉमन ले सकते हैं, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, बहुत क्लियर है कि ये 6 जो है फैक्टर है इस वाले एक्सप्रेशन का, क्योंकि ये देखें 6 है। अगर हम इसको k लिख लें तो ये 6k की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट पे लिखते हैं हेंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इट इज़ क्लियर दैट 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, हेंस गिवन एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 6, और यही हमने प्रूव करना था, वो हमने प्रूव कर लिया है। नो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो के एंड पे मैं आपको ये वाला पार्ट एज इट इज़ सॉल्व करके दिखाऊंगी, और आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से पहले मॉड्यूलर कांग्रेस की तमाम प्रॉपर्टीज समझा दी थी। तो इस क्वेश्चन में भी मैं मॉड्यूलर कांग्रेस की एक स्पेशल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करूंगी जो कि है फर्मेट-स्लिटर थ्योरम। ये भी एक्चुअली मॉड्यूलर कांग्रेस की ही एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास डिवाइज़र इस तरह का प्राइम नंबर हो। अब यहाँ पे देखिए 31 एक प्राइम नंबर है। जब आपके पास डिवाइज़र यानी कि जिससे आपने डिवाइड करना है वो नंबर एक प्राइम नंबर हो, तो आप फिर ये वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को बहुत आसान कर सकते हैं। अब क्योंकि मैंने आपको मॉड्यूलर कांग्रेस का ये वाला रिलेशन बहुत अच्छे से समझा दिया हुआ है, दोबारा से बता देती हूँ। ये वो नंबर होता है जिसको हमने डिवाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 30 है, इसको मैंने डिवाइड करना है 10 से, तो मैं लिखूँगी मोड 10, ठीक है। जिस नंबर से डिवाइड करना है वो हम मोड के साथ लिखते हैं, जिस नंबर को डिवाइड करना होता है वो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, तो फिर इसका रिमाइंडर 0 आया है तो मैं यहाँ पे 0 लिखूँगी। लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे 31 होता और हम 10 से इसे डिवाइड करना चाहते तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आता, तो फिर हम यहाँ पर लिखते 1, ठीक है। यहाँ पे हम रिमाइंडर लिखते हैं, और मैंने आपको पढ़ने का तरीका भी बताया था।
ये सारी चीज़ें मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से पहले एक्सप्लेन की हुई हैं। अब यहाँ पे फर्मेट-स्लेटर थ्योरम क्या है? एक्चुअली ये वो वाली प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से मैं इसकी पावर को छोटा कर लूँगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी मॉड पी का मतलब है कि वो नंबर जिससे हमने डिवाइड करना है, जो कि प्राइम नंबर का होना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे ए वो नंबर होगा जिससे हमने 31 को डिवाइड करना है, जो कि यहाँ पर 9 है। अब इस प्रॉपर्टी के तहत p में से 1 नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि 31 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे 9 की पावर 30 हो जाता है और अब हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 1 होगा। यानी कि ये प्रॉपर्टी कहती है जो डिवाइज़र हो, अगर उसमें से एक नंबर आप सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे पावर में लिख लें तो फिर जब उसका रिमाइंडर होगा वो हमेशा 1 आएगा। तो अब 9 की पावर 30 को अगर हम 31 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 1 होगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। तो मैंने सबसे पहले ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि 9 की पावर 30 जो होगी उसका रिमाइंडर मेरे पास 1 आएगा। अब मेरे पास क्योंकि 9 की पावर 205 है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसके क्लोज पहुँच जाऊँ। अब मैं अगर इसकी पावर के ऊपर 7 लिख लूँ तो ये बन जाता है एक्चुअली 210, जो कि इससे बड़ी पावर बन जाती है, इसलिए मैंने 7 की बजाय 6 लेना है। तो ये बन जाएगा 9 की पावर 180। अब आपको पता है 9 की पावर जो 30 है उसका जो रिमाइंडर है वो 1 है, तो मैं इसके जहाँ पे 1 लिखूँगी, 1 की पावर 6 भी 1 होगा। तो इसका मतलब है कि 9 की पावर 180 जो होगा उसका रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। मेरे पास टोटल पावर कितनी थी? 9 की पावर 205। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ? और फिर मैं फाइनली इसको लिख सकती हूँ इस तरह से 9 की पावर 180 एंड 9 की पावर 25। अब ये देखिए 9 की पावर 180 किया, रिमाइंडर तो 1 है तो इसके यहाँ पे 1 लिखूँगी, 9 की पावर 25। अब मैंने इसको एक्चुअली इसको सॉल्व करना है। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है वो 9 की पावर 205 से शॉर्ट होके 9 की पावर 25 में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैंने इसको 31 से डिवाइड करना है और फिर मैंने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। अब जो 9 की पावर 25 का रिमाइंडर होगा वो एक्चुअली 9 की पावर 205 का रिमाइंडर होगा। अब स्टिल क्योंकि 9 की पावर 25 का रिमाइंडर फाइंड आउट करना भी इतना आसान नहीं है, तो एक साइक्लिक प्रोसेस के ज़रिए मैं इसको सॉल्व करूँगी। सबसे पहले मैं देखूँगी कि 9 स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो 81 होती है। तो अब इसको सॉल्व करें 31 से तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 19। अब 9 की पावर 4 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ और 9 स्क्वायर का रिमाइंडर तो 19 आ चुका है, तो मैं इसकी जगह पे 19 लिखूँगी। 19 का स्क्वायर क्या आता है? अब 19 स्क्वायर को सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 361, ठीक है। अब 361 को डिवाइड करें आप 31 से तो देखें क्या हल हो के आता है आंसर। तो रिमाइंडर हमारे पास बच रहा है 20। अब 9 की पावर 4 का रिमाइंडर ये वाला आ चुका है। अब अगर हम इस 9 की पावर 12 को इस तरह लिख लें तो 9 की पावर 4 का रिमाइंडर तो 20 है, उसकी पावर 3। 20 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 8000। अब 8000 को 31 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 2। तो फिर हम यहाँ पे 3 लाइन्स लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2। याद रखें कि जब 3 लाइंस के साथ जो चीज़ लिखी जाती है वो रिमाइंडर लिखी जाती है 3 लाइंस के बाद जो होती है। और जहाँ जहाँ मैंने इक्वल साइन लगाया इसका मतलब है ये चीज़ें आपस में इक्वल हैं, लेकिन रिमाइंडर को मैंने 3 लाइंस यानी कॉन्ग्रेंसी साइन के बाद लिखा है। जहाँ जहाँ रिमाइंडर है वो कॉन्ग्रेंसी साइन के बाद लिखे गए हैं। अब हमने 9 रेज़ टू पावर 12 तक का जो है रिमाइंडर वो फाइंड आउट कर लिया है। हम अगर इस तरह से लिखें तो ये 9 की पावर 24 हो जाता है। बल्कि मैं इस तरह लिखूँगी 9 की पावर 12 का तो रिमाइंडर 2 आया है तो ब्रैकेट में 2 लिखूँगी, स्क्वायर दैट इज़ 4। तो एक्चुअली ये क्योंकि रिमाइंडर 4 है तो अब इसको हम फर्दर मॉड 31 से डिवाइड करेंगे भी 4 को। तो आपको पता है कि जब आप छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था, तो वो छोटा नंबर ही रिमाइंडर के तौर पर रहता है, इसलिए यहाँ पर 4 ही रिमाइंडर के तौर पर रहेगा। अब मैंने यहाँ 9 रेज़ टू पावर 24 तक का रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिया है। मुझे 9 रेज़ टू पावर 25 का फाइंड आउट करना है, तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ,
ठीक है। तो अब ये देखिए 9 रेज़ टू पावर 24 का रिमाइंडर तो है मेरे पास, सिर्फ 9 का नहीं है, तो मैं इसे यूँ लिखूँगी 9 डॉट डॉट, और 9 रेज़ टू पावर 24 का रिमाइंडर 4 है, तो यहाँ पे लिखूँगी 4, तो ये आ जाता है 36। अब आप 36 को तो 31 से डिवाइड कर सकते हैं, और फिर जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो आएगा 5। ठीक है, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 5, तो ये रिमाइंडर आता है। सो फाइनली जो रिमाइंडर हमारे पास आ चुका है वो एक्चुअली 9 रेज़ टू 25 का नहीं है, एक्चुअली ये क्योंकि इक्वल है 9 रेज़ टू पावर 205 के, तो इसका रिमाइंडर है जो कि है 5। ये इसका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इसको आसान तरीके से समझा सकूं। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था। आई होप आपको एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।